हेलो बेटा, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को सप्रेम नमस्कार। कैसे हो? सारे बढ़िया हो, मस्त हो, मजे में हो? ठीक बेटा, आज की इस क्लास में हम लोग जो अपना टॉपिक पढ़ेंगे बेटा, उस टॉपिक का नाम है डेफिशिएंट डिमांड। बेटा हिंदी में इसको बोलते हैं न्यून मांग। अगर आपको लास्ट क्लास याद हो तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ा था बेटा, उसका नाम क्या था? बेटा उसका नाम था एक्सेस डिमांड, उसका नाम था आधिक्य मांग, जिसको हम लोग इन्फ्लेशनरी गैप या हम लोग उसको हिंदी में स्फीतिक अंतराल भी कहते हैं। अब उसका एक अपोजिट टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसको हम लोग बच्चों बोलते हैं डेफिशिएंट डिमांड, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यून मांग। ये क्या होता है आइए इसको समझते हैं डायग्रामेटिकली, देन मैं आपको रीडिंग पूरी प्रॉपर कराऊंगा। अगर लास्ट क्लास वाला आपको अच्छे से याद है तो ये टॉपिक भी आपको एकदम मक्खन की तरह स्मूथली बिल्कुल समझ में आने वाला है। और हाँ, जो हम ये पार्ट कर रहे हैं ना, पार्ट सी, याद रखना इस पार्ट सी से जो हमने अपने नोट्स का पार्ट सी स्टार्ट किया है, इस पार्ट सी से 110% 6 मार्क्स का क्वेश्चन बन के ही आएगा। तो भाई साहब, जो पूरा चैप्टर 12 मार्क्स का है, 6 मार्क्स का पोर्शन आपका पार्ट सी है। इस पार्ट सी को अच्छे से बेटा पढ़ लो, याद कर लो। चलिए, डेफिशिएंट डिमांड क्या होता है? देखो, वैसे तो इसका सिंपल से मीनिंग ये है कि जब डिमांड का लेवल क्या हो, कम, सप्लाई के लेवल से। देखो वर्ड क्या है जी? वर्ड है डेफिशिएंट। डेफिशिएंट का मतलब होता है हिंदी में वैसे घाटा या कम। तो यहाँ पे डेफिशिएंट डिमांड का बच्चों मतलब ये है कि जब एग्रीगेट डिमांड क्या होती है, कम, किससे? एग्रीगेट सप्लाई से। जब एग्रीगेट डिमांड बच्चों क्या होती है, कम, किससे? एग्रीगेट सप्लाई से। तो हम लोग उसको डेफिशिएंट डिमांड, हम लोग उसको बच्चों न्यून मांग कहते हैं। लेकिन क्वेश्चन दिए कि ये कम होती कब है, ये कम होती कैसे है। तो आओ समझते हैं कि डेफिशिएंट डिमांड होता क्या है। ठीक है, शिट शिट शिट, हाँ जी, तो डायग्राम बन गया। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं अपन लोग वही इनकम, ये एक्स है, ये ओ है। यहाँ लिखा बच्चों मान लो मैंने एग्रीगेट डिमांड। ठीक, अब बनेगा 45 का एंगल, जिसको बच्चों क्या बोलूँगा मैं बोलूँगा एग्रीगेट सप्लाई कर्व। ठीक, लीजिए जी, ये हमारा यहाँ से ऐसे बनता हुआ जाएगा एग्रीगेट सप्लाई कर्व। ठीक, चलिए ठीक, अब यहाँ से हम अपना बनाएंगे एग्रीगेट डिमांड कर्व। ठीक, ये कंप्यूटर ठीक से काम नहीं कर रहा है आज बिल्कुल भी। एग्रीगेट डिमांड कर्व और ये हमारा आ जाएगा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। ठीक है जी, चलो भाई, तो एक हमने बच्चों बनाया इनकम कर्व, एएस कर्व, एक बनाया हम लोगों ने एग्रीगेट डिमांड कर्व। तो ये हमारा एएस कर्व है, ये हमारा एडी कर्व है, और ये हमारा बच्चों इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ठीक है, इसको नेमिंग करता हूं मैं। तो इसका नाम रखा बेटा मान लो मैंने ई इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट। और जो पॉइंट है ना बेटा, ये शो कर रहा है मान लो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। और जो ओएम है वो ओएम बेटा हमारा लेवल ऑफ इनकम है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम हम लोग पढ़ रहे हैं डेफिशिएंट डिमांड, जिसमें कि ये एग्रीगेट सप्लाई है, ये एग्रीगेट डिमांड है। ये एग्रीगेट डिमांड बेटा फुल एम्प्लॉयमेंट पे, फुल एम्प्लॉयमेंट सिंपल सा मतलब है कि यहाँ पर जितने भी देश के रिसोर्स है वो सारे के सारे रिसोर्स यहाँ पर एम्प्लॉयड हो चुके हैं। कोई भी व्यक्ति देश में खाली नहीं बैठा, कोई भी रिसोर्स देश में खाली नहीं है। जितने भी रिसोर्स थे वो सारे यहाँ पर लग चुके हैं। और इनकम का लेवल हमारा आ चुका है ओएम। इसका साफ साफ मतलब है अब इनकम ओएम से ज्यादा नहीं बढ़ सकती। अब इनकम का लेवल इससे ज्यादा नहीं हो सकता, बिकॉज देश मैक्सिमम इतना ही प्रोडक्शन कर सकता है। लेकिन बेटा मान लो किसी भी कारण की वजह से, किसी भी कारण की वजह से अगर देश में एग्रीगेट डिमांड का लेवल घट जाए, देखो अब मैं बात बढ़ने की नहीं कर रहा, मैं बोल रहा हूं
किसी भी कारण की वजह से अगर हमारे देश में एग्रीगेट डिमांड का लेवल घट जाए, फॉर एग्जांपल वो हो सकता है कि देश में इन्वेस्टमेंट कम हो गई तो एडी कम हो गया। अगर आपको याद हो, इन्वेस्टमेंट के बढ़ने पे एडी बढ़ता है। लास्ट क्लास याद करो, एग्रीगेट डिमांड के बढ़ने के क्या कॉस्ट थे, तो अगर इन्वेस्टमेंट घटेगा तो एडी घटेगा। तो और भी अन्य कॉज है, आपको पढ़ाऊंगा, और भी अन्य कारण की वजह से हमारा एग्रीगेट डिमांड घटेगा। तो मान लो किसी भी कारण की वजह से, किसी भी कॉज की वजह से अगर हमारे देश में एग्रीगेट डिमांड का लेवल घटता है, किसी भी कॉज की वजह से अगर हमारे देश में एग्रीगेट डिमांड का लेवल घटता है, तो क्या होगा कि एग्रीगेट डिमांड कर्व हमारा नीचे की ओर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये बन गया हमारा नया एग्रीगेट डिमांड कर्व, जिसको नाम दिया बच्चों, मान लो मैंने इसको नाम दिया मैंने ADU, ठीक है, ADU, यू मीन्स क्या, एग्रीगेट डिमांड एट अंडर एम्प्लॉयमेंट। क्योंकि आप जानते हो कि अगर फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद एडी आए उसको बोलते हैं ओवर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, ठीक है ना, रोजगार के बाद संतुलन। और अगर फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले आए उससे नीचे इक्विलिब्रियम, अगर ध्यान दिया जाए तो ये नया एग्रीगेट डिमांड कर्व इस सप्लाई कर्व को पॉइंट F पर कट कर रहा है। तो मैं इसको अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम भी बोल सकता हूं, बिकॉज फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद वाला होता है ओवर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम और फुल एम्प्लॉयमेंट से नीचे वाला होता है अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, ठीक है, ओके। लेकिन यहां हम बात कर रहे हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट पे क्या है। तो मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से। अगर बात करूं ओएम पर, ओएम हमारा क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट इनकम, है ना, ओएम क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, ओएम हमारा है फुल एम्प्लॉयमेंट इनकम। तो अगर बात करूं मैं ओएम पर, तो ओएम पर पहले सुनो बहुत ध्यान से, ओएम पर पहले, इस ओएम पर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे बताओ बच्चों एग्रीगेट डिमांड पहले क्या थी बेटा, तो पहले एग्रीगेट डिमांड था हमारा ई से लेके एम तक, एग्रीगेट डिमांड था ईएम, और एग्रीगेट सप्लाई क्या थी, वो भी थी ई से लेके एम तक। तभी तो दोनों आपस में बराबर थे, तभी तो वहां पर इक्विलिब्रियम था। तो पहले एडी और एएस आपस में बराबर थे। इस ओएम पे पहले क्या था, अगर मैं कुछ देर के लिए इस एग्रीगेट डिमांड कर्व को भूल जाऊं, ये लो जी, अगर मैं कुछ देर के लिए इस एग्रीगेट डिमांड कर्व को भूल जाऊं, तो इस ओएम लेवल पे डिमांड कितनी है, तो ये घर ऊपर गया और यहाँ पे डिमांड मिल गई। डिमांड पे क्या लिखा है, ई, तो ई से लेके एम तक एग्रीगेट डिमांड। अब ऊपर गया, सप्लाई टच हो गया, सप्लाई पे क्या लिखा है, ई, तो ई से लेके एम तक क्या हो गई, सप्लाई। तो पहले ई एम हमारा डिमांड था और ई एम हमारा सप्लाई था, दोनों आपस में बराबर थे। अरे तब भी तो इक्विलिब्रियम था, ऐसे बोल लो कि तब क्या था, तब AD इज इक्वल टू AS, और ये हमारा क्या था समय, ये सब EM के बराबर था, AD बराबर AS बराबर EM। अब मेरी बात सुनो, अब क्या हुआ, किसी भी कारण की वजह से अगर आपको याद हो तो हमारे देश में एग्रीगेट डिमांड का लेवल घट गया था। वो कॉज कुछ भी हो सकता है, आपको बताऊंगा मैं आगे। तो बेटा मान लो एग्रीगेट डिमांड का लेवल घट गया, क्या हो गया, एग्रीगेट डिमांड का लेवल घट गया। तो अब बताओ नाउ अब क्या हुआ। अब मैं बात करूं नाउ की, तो अब फुल एम्प्लॉयमेंट पे आपको क्या दिख रहा है, अब फुल एम्प्लॉयमेंट पे आपको क्या दिख रहा है, मेरे को फुल एम्प्लॉयमेंट ओएम पर अब ये दिख रहा है कि जो एएस है। अब देखो अब क्या हो गया, अब पुराने वाले कर्व को भूल जाओ। क्यों भूल जाओ, इसलिए भूल जाओ बिकॉज वो वाला कर्व तो अब नीचे आ गया, वो कर्व शिफ्ट नीचे हो गया ना। अरे पहले कर्व कहाँ था, पहले कर्व ऊपर था, अब एग्रीगेट डिमांड का लेवल घट गया किसी भी कॉज की वजह से। मान लो एग्रीगेट डिमांड का लेवल घट गया, जब एग्रीगेट डिमांड का लेवल घट जाएगा तो वो कर्व नीचे आ जाएगा। तो जो ये कर्व है ना, ये नया नहीं है, वो ऊपर वाला कर्व ही नीचे आ गया, ठीक है। तो मैंने माना कि ऊपर वाला कर्व कहाँ उठ के नीचे आ गया, तो ये बन गया नया एग्रीगेट डिमांड। अब बताओ अब फुल एम्प्लॉयमेंट पे सप्लाई कितनी है, तो इस ओएम पे देखूंगा सप्लाई सब तो ऊपर गया, क्या अब तक सप्लाई मिला, नहीं सप्लाई मिला, नहीं, यहां गया, मिट गया, यहां गया और देखो यहां पे जाकर मुझे क्या मिला, सप्लाई मिला। यहां पे क्या लिखा है, ई, तो ई से लेके एम तक क्या है, सप्लाई। तो फुल एम्प्लॉयमेंट ओएम पर सप्लाई कितनी है, सप्लाई है ईएम। लेकिन अगर मैं बात करूं यहां पे डिमांड कितनी है, तो देखो गया, अब तक डिमांड नहीं मिला, और यहां जाकर मिल गया डिमांड कर।
यहां लिखा मैंने मान लो जी। तो अब क्या है, अब इस OM पे जो डिमांड है वो है G से लेके M तक। अब इस OM पे जो डिमांड है वो डिमांड कितनी है जी, वो डिमांड है G से लेके M तक, G से लेके M तक डिमांड है, और जबकि E से लेके M तक सप्लाई है। तो अब डिमांड, ये इसको बोलूंगा न्यू एडी, यस न्यू। अब नई एग्रीगेट डिमांड कितनी है कि अब नई एग्रीगेट डिमांड हमारी GM है। एक बार दोबारा बताओ अब तक क्या हुआ हमारे साथ। अब तक हुआ ये, पहले क्या था, पहले कुछ समस्या थी नहीं। सबसे पहले फुल एम्प्लॉयमेंट था जहां पर AD बराबर AS था, AD भी EM था, AS भी EM था। किसी भी कॉज की वजह से एग्रीगेट डिमांड का लेवल घट गया तो AD कर्व ऊपर था वो घट के नीचे आ गया। तो पहले AD E से लेके M तक हुआ करता था, जैसे ही AD कर्व नीचे आया अब वो G से लेके M तक है, लेकिन सप्लाई में कोई चेंज नहीं आया, बिकॉज OM पर सप्लाई पहले भी EM थी। इस OM पर इस फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे ये क्या है, ये है हमारे लेवल कौन सा है, ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। तो इस OM पर, इस फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर सप्लाई पहले भी EM थी, सप्लाई अब भी EM है। तो अब मेरे क्वेश्चन का आंसर दो बहुत ध्यान से, अब मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। तो इतनी क्या है सप्लाई और इतना क्या है ये डिमांड। तो डिमांड इतनी है, सप्लाई इतनी है, बहुत ध्यान से, डिमांड है इतनी, सप्लाई है इतनी। तो ये जो एक्स्ट्रा बचा, ये एक्स्ट्रा क्या बचा, सप्लाई बचा। ये एक्स्ट्रा क्या बचा, सप्लाई, बिकॉज सप्लाई इतनी है, डिमांड इतनी, इट मींस क्या, सप्लाई है ज्यादा, डिमांड है कम। और डिमांड कितना कम है, इतनी डिमांड में कमी आ रही है, बिकॉज डिमांड इतनी तो है, अगर इतनी और हो जाए, डिमांड इतनी और हो जाए तो वापस हम इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। तो डिमांड इतना कम हो गया, डिमांड पहले इतना ही था, वो कर्व शिफ्ट नीचे हो गया तो इतनी डिमांड में कमी हो गई, और डिमांड में जो भी कमी होती है उसको हम लोग बोलते हैं डेफिशिएंट डिमांड। तो यहाँ पे जितनी भी डिमांड में कमी हुई इसको मैंने क्या नाम दिया, डेफिशिएंट डिमांड। यहाँ पे क्या है, सप्लाई अब भी उतनी है लेकिन डिमांड का लेवल GM हो गया, सप्लाई का लेवल EM है। तो जितनी भी डिमांड कम हुई उसको बोलूंगा मैं डेफिशिएंट डिमांड, उसे क्या बोलूंगा मैं, डेफिशिएंट डिमांड। तो वापसी एक बार अपना सप्लाई का जो हमने मिटाया था, सॉरी एग्रीगेट डिमांड कर जो अपन लोगों ने मिटाया था, वापसी एक बार उसको पुनः बना देते हैं, ठीक है। चलिए बताओ यहां तो कोई समस्या, तो आई थिंक डेफिशिएंट डिमांड का, डेफिशिएंट डिमांड होता क्या है आपको समझ में आ गया। बस फर्क कितना है, ये फर्क ये है, पहले फुल एम्प्लॉयमेंट में क्या था जी, पहले मतलब कल वाली क्लास में क्या था, फुल एम्प्लॉयमेंट पे क्या था, उस केस में एग्रीगेट डिमांड का लेवल था ज्यादा, एग्रीगेट सप्लाई का लेवल था कम। आज की क्लास में क्या हो रहा है, फुल एम्प्लॉयमेंट पे एग्रीगेट डिमांड का लेवल है कम और एग्रीगेट सप्लाई का लेवल है ज्यादा, इसलिए आज डिमांड में कमी है, जिसको बोलूंगा डेफिशिएंट डिमांड। अच्छा बताओ डेफिशिएंट डिमांड है कितनी, E से लेकर G तक। अगर मैं इस EM में से, इस EM सप्लाई में से अगर मैं GM डिमांड कर दूं माइनस, तो EG क्या बचेगा जी, EG बचेगा डेफिशिएंट डिमांड जी, EG बचेगा हमारा अधिक न्यून मांग। मैं इस डेफिशिएंट डिमांड का एक और नाम, मैं इस डेफिशिएंट डिमांड को बच्चों डिफ्लेशनरी गैप भी बोल सकता हूं। अगर आपको याद हो तो कल वाली क्लास में हमने जाना था कि एक्सेस डिमांड को इन्फ्लेशनरी गैप बोलते हैं, तो बच गया डेफिशिएंट डिमांड, इसको डिफ्लेशनरी गैप का नाम दिया जाएगा। ये इसका नाम क्यों दिया गया ये इसको बताऊंगा आज ही, लेकिन थोड़ी देर बाद कि इसको डिफ्लेशनरी गैप क्यों बोलते हैं। एक्चुअल में डिफ्लेशन का मतलब होता है कीमत का कम होना, जब देश में महंगाई बढ़ती है उसको बोलते हैं इन्फ्लेशन, और जब प्राइस कम होते हैं उसको डिफ्लेशन बोलते हैं। तो इस वाले केस में क्या होता है, इस वाले केस में देश में कीमतें कम होती है। अब कीमतें कम क्यों होती है, कैसे होती है, उसके लिए भी थोड़ा वेट करो। पहले बताओ एक्सेस डिमांड का मीनिंग क्लियर है, सॉरी एक्सेस डिमांड नहीं, डेफिशिएंट डिमांड का मीनिंग क्लियर है। बहुत सिंपल है, फुल एम्प्लॉयमेंट पे इस बार सप्लाई है ज्यादा, डिमांड है कम, तो बीच का गैप है उसको बोलूंगा डेफिशिएंट डिमांड। पहले ये था दोनों आपस में इक्वल थे, अब क्या हो गया, सप्लाई इतनी है लेकिन एग्रीगेट डिमांड का लेवल कम हो गया, तो E और G जो EG बचा हमारा गैप, इसको बोलूंगा मैं डेफिशिएंट डिमांड। इसी गैप को बच्चों बोलूंगा मैं क्या, डिफ्लेशनरी गैप। बताओ इतनी बात समझ में आ गया। डिफ्लेशनरी गैप को हिंदी में कहते हैं अविस्फीतिक अंतराल।
जो क्या बोलते हैं, अपस्फीतिक अंतराल। ठीक है, तो ये तो होगा सिंपल। तो बता उसकी मीनिंग क्या बना, इसका सिंपल सा मीनिंग बता। सिंपल सा मीनिंग बना कि जब फुल एम्प्लॉयमेंट पे एग्रीगेट डिमांड का लेवल कम हो एग्रीगेट सप्लाई के लेवल से, उसको हम लोग बोलते हैं डेफिसिट डिमांड। चलिए, इसका एक मीनिंग और बन सकता है, वो मीनिंग क्या बनेगा, सेकंड मीनिंग इसका ये बनेगा कि इस बार जो एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड है, जो एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड है, बताओ एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड कितनी है। इट मींस अभी एक्चुअल में एग्रीगेट डिमांड कितनी हो रही है, अब कितनी हो रही है, अब हो रही है डिमांड जी से लेके एम तक। अरे ई से लेके एम तो पहले थी, अब क्या हो रही है, अब हो रही है जी से लेके एम तक। तो इस बार क्या है, जो एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड इट मीन जीएम है। अगर एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड क्या हो, कम, किससे, रिक्वायर्ड एग्रीगेट डिमांड टू स्टैब्लिश फुल एम्प्लॉयमेंट। एक बात बताओ, फुल एम्प्लॉयमेंट पे आने के लिए एग्रीगेट डिमांड क्या होनी चाहिए, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पर पहुंचने के लिए। इट मींस यहां पर इस ई पॉइंट पर पहुंचने के लिए एग्रीगेट डिमांड क्या होनी चाहिए, यहां तक पहुंचने के लिए एग्रीगेट डिमांड ई से लेके एम तक होनी चाहिए, जो कि पहले थी। पहले हम यहीं पे तो थे, सबसे पहले कहां थे, यहां पे थे कि एग्रीगेट डिमांड भी ईएम और एग्रीगेट सप्लाई भी ईएम। लेकिन इस समय एक्चुअल में एग्रीगेट डिमांड कितनी है, जी से लेके एम तक, और फुल एम्प्लॉयमेंट पे पहुंचने के लिए एग्रीगेट डिमांड होनी कितनी चाहिए, फुल एम्प्लॉयमेंट पर पहुंचने के लिए एग्रीगेट डिमांड ई से लेके एम तक होनी चाहिए। तो बोलता है कि अगर एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड क्या है, कम, किससे, उस एग्रीगेट डिमांड से जो फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए चाहिए, जो फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए डिमांड का लेवल होना चाहिए ईएम। तो अगर फुल एम्प्लॉयमेंट पे रहने के लिए डिमांड का लेवल ज्यादा है और एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड कम है, एक्चुअल में जी से लेके एम तक है और होनी ई से लेके एम तक चाहिए, तो इस स्थिति को भी हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेस डिमांड या डिफ्लेशनरी गैप कहते हैं। कि यहाँ पे क्या है, जो एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड है, जो हम डिमांड कर रहे हैं वो कम है, किस डिमांड से, जो डिमांड फुल एम्प्लॉयमेंट पर होनी चाहिए, फुल एम्प्लॉयमेंट पर होनी चाहिए ईएम, और हम कर रहे हैं इस समय जीएम। ठीक है, चलिए इसका एक और मीनिंग है, थर्ड मीनिंग बोलता है वर्टिकल डिफरेंस बिटवीन एग्रीगेट सप्लाई ओवर एग्रीगेट डिमांड। यस हम बोलो, वर्टिकल डिफरेंस बिटवीन एग्रीगेट डिमांड फॉल शॉर्ट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई। या तो आप ये बोल लो या ऐसे बोल लो, एग्रीगेट सप्लाई ओवर एग्रीगेट डिमांड इज नोन एज डिफ्लेशनरी गैप। ये बोलता है वर्टिकल मीन्स होता है ऐसा ऐसा, तो बोलता है एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड के बीच जो भी वर्टिकल डिफरेंस है एग्रीगेट सप्लाई या एग्रीगेट डिमांड के बीच। ये बताओ ऊपर वाले डायग्राम में एग्रीगेट सप्लाई कितनी है कि एग्रीगेट सप्लाई हमारी है ईएम, जबकि एग्रीगेट डिमांड कितनी है जी, एग्रीगेट डिमांड बच्चों हमारी है जीएम। तो जीएम इज द एग्रीगेट डिमांड, जीएम इज द एग्रीगेट डिमांड, GM is the aggregate demand and EM is the aggregate supply। देखो तो यहां तक दोनों इक्वल है, यहां तक दोनों इक्वल है, जो ये आ गई ये इतनी क्या है, इतनी डिमांड कम है। ठीक है, क्योंकि डिमांड अगर इतनी और होती तो दोनों इक्वल होते। तो यहां पे बोल रहा है जो वर्टिकल डिफरेंस है AD और AS का, तो AD और देखिए हमारा क्या है, ये लाइन है हमारी AS, ये लाइन हमारी AD, ये एग्रीगेट डिमांड GM है और एग्रीगेट सप्लाई हमारी EM है। तो ये बोलता है कि एग्रीगेट सप्लाई EM और एग्रीगेट डिमांड GM, इनके बीच इतना डिफरेंस आ रहा है, जहां पे क्या हो रहा है, एग्रीगेट डिमांड फॉल शॉर्ट माने कम पड़ना, जहां पर एग्रीगेट डिमांड क्या हो रहा है, कम पड़ रहा है, किससे, AS से। बताओ एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से कितना कम पड़ा जी, इतना कम पड़ा। एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से इतना कम पड़ रहा है, तो इतना ही, इसको ही मैं क्या बोलूंगा, इसको ही मैं बोलूंगा इन्फ्लेशनरी गैप। बताओ
इसी को मैं क्या कहूंगा, इसी को मैं कहूंगा इन्फ्लेशनरी गैप। जहां पे क्या है, एग्रीगेट डिमांड कम है, किससे, एग्रीगेट सप्लाई से। लिखा है ना, एग्रीगेट डिमांड फॉल शॉर्ट ऑफ एएस। तो जब एग्रीगेट डिमांड क्या हो, एएस से जितना भी कम हो, वो वर्टिकल डिफरेंस ही, ये वर्टिकल डिफरेंस ही क्या है, इन्फ्लेशनरी गैप। यहां देखो, इतना पूरा क्या है हमारा एएस, इतना पूरा क्या हमारा एएस, और इतना इतना क्या हमारा एडी। तो इतना इतना जो ये आ रहा है, इतना एडी कम पड़ रहा है, क्योंकि ये पूरा एएस है, जबकि केवल इतना इतना हमारा एडी है। तो इतना एडी कम पड़ रहा है, इसी को क्या बोलूंगा मैं, इसी को बोला जाएगा डिफ्लेशनरी गैप। इसी को बच्चों क्या बोलूंगा मैं बार बार गलत कर रहा हूं, इसी को बोला जाएगा क्या, डिफ्लेशनरी गैप, अवस्फीतिक अंतराल। बताओ इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, समझ में आया। आप ऐसे भी बोल सकते हो क्या, कि डेफिशिएंट डिमांड या फिर डिफ्लेशनरी गैप, डेफिशिएंट डिमांड या फिर डिफ्लेशनरी गैप इज इक्वल टू, मैं बोलूंगा कि एग्रीगेट डिमांड ब्रैकेट में एट फुल एम्प्लॉयमेंट, कि फुल एम्प्लॉयमेंट पे जो एग्रीगेट डिमांड है, अगर मैं उसमें से माइनस कर दूं एग्रीगेट डिमांड एट अंडर एम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट पे जो एग्रीगेट डिमांड है, एक बार ध्यान दिया जाए तो बताओ, फुल एम्प्लॉयमेंट पे एग्रीगेट डिमांड क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट पे, इट मींस यहां पे कौन सा फुल एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट पे एग्रीगेट डिमांड क्या है, ई से लेके एम तक, ई से लेके एम तक। तो फुल एम्प्लॉयमेंट पे एग्रीगेट डिमांड है ई एम, उसमें से माइनस करना है क्या, एग्रीगेट डिमांड है अंडर एम्प्लॉयमेंट। बताओ अंडर एम्प्लॉयमेंट पे, भाई नीचे हो गया ना, इस पे है तो फुल एम्प्लॉयमेंट, ऊपर गया तो ओवर एम्प्लॉयमेंट, नीचे आएगा तो अंडर एम्प्लॉयमेंट। तो अंडर एम्प्लॉयमेंट पे एग्रीगेट डिमांड क्या है, जी से लेके एम तक। ये लिखा है ना, यू माने क्या, अंडर एम्प्लॉयमेंट, जी से लेके एम तक। तो अगर फुल एम्प्लॉयमेंट ई एम में से माइनस कर दो अंडर एम्प्लॉयमेंट जी एम, तो बताओ जो बचेगा ई एम माइनस जी एम। बताओ अगर ई एम में से, इस ई एम में से ये जी एम गया तो आएगा ई जी, ये ई जी ही बच्चे क्या लाएगा, इस ई जी को ही मैं बोलूंगा, इस ई जी को ही बच्चा बोला जाएगा डेफिशिएंट डिमांड या फिर डिफ्लेशनरी गैप। बताओ इतनी बात क्लियर है नहीं है, हाँ जी। तो आई थिंक डेफिशिएंट डिमांड का मीनिंग तो अपन लोग को पूरा क्लियर है। एक बार आओ उसको नोट से पढ़ते हैं, ठीक है, चलिए तो पढ़ते हैं इसको एक बार। क्या लिखा है देखो भाई, यहां लिखा है डेफिशिएंट डिमांड रेफर्स टू द डेफिशिएंट डिमांड रेफर्स टू द सिचुएशन, एक ऐसी स्थिति है कि जब एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई। जब एग्रीगेट डिमांड क्या हो, कम, किससे, एग्रीगेट सप्लाई से। कहां पे, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर। तो क्या बोलते हैं उसको, डेफिशिएंट डिमांड। ये समस्या तब अराइज होती है जब देश में क्या होता है, देश में क्या होता है, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम होता है। तो यहां पे हो क्या रहा है, जो एग्रीगेट डिमांड है वो कम है, किससे, एग्रीगेट सप्लाई से। डेफिशिएंट डिमांड हमारे देश में डिफ्लेशन, इट मीन प्राइस को कम करता है, इसलिए तो यहाँ पे गैप अराइज होता है। इसलिए डेफिशिएंट डिमांड से जो गैप निकलता है उस गैप को हम लोग डिफ्लेशनरी गैप भी कहते हैं, या फिर ऐसे बोल लो कि डेफिशिएंट डिमांड को हम लोग डिफ्लेशनरी गैप कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड मीनिंग क्या लिखा है कि डिफ्लेशनरी गैप क्या है, बात वही है कि डिफ्लेशनरी गैप इज द गैप, वो गैप है जहां पर जो एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड है फॉल शॉर्ट, वो कम है, किससे, उस एग्रीगेट डिमांड से जो रिक्वायर्ड है फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम के लिए। ये यही वाला मीनिंग तो आ गया जो लिखा मैंने, देखो कि जो एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड है वो कम है, किससे, उस एग्रीगेट डिमांड से जो रिक्वायर्ड है फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो सेकंड मीनिंग आपको यही आ गया कि इसको हम लोग डिफ्लेशनरी गैप कहते हैं। एक बात और आ गई कि इट इज द वर्टिकल डिफरेंस ऑफ एडी फॉल शॉर्ट ऑफ एएस, कि एडी और एएस इनके बीच जो वर्टिकल डिफरेंस है, एडी और एएस के बीच, एडी और एएस के बीच, एडी और एएस के बीच जो भी वर्टिकल डिफरेंस, जहां पे क्या है, जहां पे क्या हो रहा है, एडी फॉल शॉर्ट, कम है, किससे, एएस से।
तो जब एडी कम हो एएस से, जब एडी क्या हो कम एएस से, तो उनके बीच जो वर्टिकल डिफरेंस होता है उसको हम लोग डिफ्लेशनरी गैप कहते हैं। एक फॉर्मूला भी हो गया कि डेफिशिएंट डिमांड निकालनी हो या डिफ्लेशनरी गैप निकालना, फॉर्मूला क्या हो गया, एग्रीगेट डिमांड एट फुल एम्प्लॉयमेंट माइनस एग्रीगेट डिमांड एट अंडर, लिखा है मैंने कि अगर एग्रीगेट डिमांड फुल एम्प्लॉयमेंट से कर दूंगा अंडर एम्प्लॉयमेंट वाला माइनस, तो ईएम में से कर दो जीएम माइनस, तो जो बचा आपका ईजी उसे क्या बोलूंगा मैं, डेफिशिएंट डिमांड। बताओ इतनी बात क्लियर है? हाँ जी, इतनी बात तो हमको क्लियर है। अब सुनो आगे की बात। चलिए अब देखो, अब आ रहा है डायग्राम का एक्सप्लेनेशन। तो बहुत इजी है कि डायग्राम में इनकम को एक्स एक्स पे और एग्रीगेट डिमांड को वाई एक्स पर शो किया गया है। फिर बोलता है जो एग्रीगेट डिमांड एडीएफ, इट मींस एग्रीगेट डिमांड जो फुल एम्प्लॉयमेंट वाला है वो सप्लाई कर्व को पॉइंट ई पर काटता है। इट मींस यहाँ ठीक कर, नोट्स में ठीक कर लो आप, यहाँ पे आएगा आपका एडीएफ और यहाँ बच्चों आपका आएगा एडीयू, नोट्स में आप ठीक कर लो। तो एग्रीगेट डिमांड एफ वाला फुल एम्प्लॉयमेंट वाला वो सप्लाई कर्व को पॉइंट ई पे काटता है, जिसको अपन लोग बोलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ओएम इज द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। ये ओएम क्या है? ओएम इज द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। अब बोलता है ड्यू टू डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। यहाँ पे मैं ऐसा मान रहा हूं कि इन्वेस्टमेंट के घटने से या किसी अन्य कारण घटने से एग्रीगेट डिमांड का लेवल घट गया। आपको पता है इन्वेस्टमेंट के बढ़ने पे एडी बढ़ता है और इन्वेस्टमेंट के घटने पे एडी घटता है। तो यहाँ मैंने माना कि इन्वेस्टमेंट के घटने की वजह से जो एग्रीगेट डिमांड का लेवल है वो घट गया, तो लिखा है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर या सम अदर फैक्टर्स की वजह से जो एग्रीगेट डिमांड है फॉल्स, वो घट गया। पहले एडी एफ था, अब घटकर एडीयू, इट मींस क्या, एग्रीगेट डिमांड एट अंडर एम्प्लॉयमेंट हो गया। नाउ अब फुल एम्प्लॉयमेंट पे क्या है? तो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे जो नई एग्रीगेट डिमांड है वो क्या है, वो जी से लेके एम तक। अब नई डिमांड जीएम है, जबकि जो हमारी सप्लाई है वो अभी ईएम ही है। सप्लाई मेरी अभी ई से लेके एम तक है, जबकि डिमांड अब मेरी जी से लेके एम तक है। तो इस स्थिति में, इस स्थिति को हम लोग डेफिशिएंट डिमांड कहते हैं। इनके बीच का जो गैप आ रहा है EG, इस गैप को बोलूंगा बच्चों में क्या, डिफ्लेशनरी गैप या डेफिशिएंट डिमांड। बताओ इतनी बात क्लियर है? हाँ जी, इतनी बात हमको अच्छे से क्लियर हो गई है। ठीक है, तो चलिए, तो ये तो हो गया पूरा केस कि एग्रीगेट डिमांड होता, सॉरी डेफिशिएंट डिमांड होता क्या है या फिर डिफ्लेशनरी गैप होता क्या है। अब पढ़ते हैं कि इसके कॉज क्या है, डेफिशिएंट डिमांड के या फिर डिफ्लेशनरी गैप के कॉज क्या है। तो देखो भाई एक बात बताओ, डेफिशिएंट डिमांड क्यों हुआ? डेफिशिएंट डिमांड अराइज क्यों हुआ? डेफिशिएंट डिमांड इसलिए अराइज हुआ क्योंकि एग्रीगेट डिमांड का लेवल घट गया। अगर एग्रीगेट डिमांड घट के नीचे नहीं आता, अगर एग्रीगेट डिमांड घट के नीचे नहीं आता तो क्या कभी डेफिशिएंट डिमांड होता? देखो अगर एग्रीगेट डिमांड और नीचे आएगा तो इतना क्या हो जाएगा, डेफिशिएंट डिमांड। अगर और नीचे आएगा इतना पूरा क्या होगा, डेफिशिएंट डिमांड। तो एग्रीगेट डिमांड घटेगा तभी तो डेफिशिएंट डिमांड हो रहा है। अगर मान लो एग्रीगेट डिमांड ना घटता, इतना रहता, तो क्या डेफिशिएंट डिमांड की स्थिति पैदा होती? नहीं। एग्रीगेट डिमांड घटा, डिमांड घटी, इसलिए डिमांड में कमी आ गई। तो भैया सिंपल सी बात है, एग्रीगेट डेफिशिएंट डिमांड क्यों हो रहा है? डेफिशिएंट डिमांड, न्यून मांग की स्थिति इसलिए पैदा हो रही है बिकॉज एग्रीगेट डिमांड का लेवल घट रहा है। तो अब ये जानते हैं एग्रीगेट डिमांड का लेवल क्यों घट रहा है, बिकॉज जिस भी वजह से एग्रीगेट डिमांड घटेगा वही हमारा डेफिशिएंट डिमांड का कॉज बनेगा। एग्रीगेट डिमांड में आता है C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। अब देखो अगर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर घटेगा, इट मींस अगर हमारा APC कम होगा या MPC कम होगा तो एग्रीगेट डिमांड का लेवल भी कम होगा। अगर इन्वेस्टमेंट का लेवल कम होगा, हाई रेट, अगर बैंक से लोन लेने पर हमको हाई रेट पे करना पड़ेगा, अगर बैंक से लोन लेने पर हमको हाई रेट पे करना पड़ेगा तो बैंक से लोन कम लेंगे। जब बैंक से लोन कम लेंगे तो आगे इन्वेस्टमेंट भी कम होगी। तो अगला पॉइंट हो गया I, इन्वेस्टमेंट कम होने की वजह से एग्रीगेट डिमांड घटेगा। अगला G, अगर सरकार अपने खर्चे कम कर दे, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, रोड पर, सड़क पर, लॉ एंड ऑर्डर पर, पुलिस पर, अगर सरकार अपने खर्चे कम कर दे तो एग्रीगेट डिमांड का लेवल भी कम हो जाएगा।
अगर एक्सपोर्ट कम हो जाए तो एग्रीगेट डिमांड का लेवल कम हो जाएगा। और देखो इंपोर्ट है माइनस में, उल्टा होगा। अगर इंपोर्ट बढ़ जाए, अगर इंपोर्ट बढ़ जाए तो भी एग्रीगेट डिमांड का लेवल कम होगा। और देखो अगर एग्रीगेट डिमांड का लेवल कम होगा तो एक समस्या हमारे सामने आएगी जिसको अपन लोग बोलते हैं डेफिशिएंट डिमांड। इसको अपन लोग डिफ्लेशनरी गैप भी बोल सकते हैं। अब 1 2 3 4 5, इन 5 के अलावा और भी कॉज है। छठा कॉज है इंक्रीज इन टैक्सेस। देखो अगर सरकार हमसे टैक्स लेगी ज्यादा तो हमारे पास खर्च करने को पैसा बचेगा कम। अगर आपको पता हो तो इनकम में से जब टैक्स होता है माइनस, इनकम में से जब टैक्स करते हैं माइनस, उसको बोलते हैं डिस्पोजेबल इनकम। तो अगर सरकार हमसे टैक्स लेगी ज्यादा तो क्या होगा, हमारी डिस्पोजेबल इनकम, हमारी खर्च करने वाली इनकम कम बचेगी, बिकॉज हमने सरकार को टैक्स पे कर दिया। जब हमारी डिस्पोजेबल इनकम, इससे क्या होगा, हमारी डिस्पोजेबल इनकम कम होगी। जब हमारी डिस्पोजेबल इनकम कम होगी तो उससे क्या होगा, डिस्पोजेबल इनकम कम होने की वजह से हमारा कंजम्पशन का लेवल कम। और देखो अगर कंजम्पशन का लेवल कम तो एग्रीगेट डिमांड का लेवल कम। छठा पॉइंट होगा इंक्रीज इन टैक्स। और सातवां पॉइंट बच्चों आपका आएगा डिक्रीज इन क्रेडिट क्रिएशन। अगर आपको याद हो मनी एंड बैंकिंग, तो वहां आप जानते हो कि कमर्शियल बैंक क्रेडिट क्रिएट करता है। तो अगर कमर्शियल बैंक क्रेडिट क्रिएट कम करेगा, डिक्रीज, अगर कमर्शियल बैंक द्वारा क्रेडिट क्रिएशन डिक्रीज हो जाएगा तो मार्केट में लोन कम बढ़ेगा। जितना ज्यादा क्रेडिट क्रिएशन उतना ज्यादा लोन। इसी प्रकार जितना कम क्रेडिट क्रिएशन उतना कम लोन। तो अगर मार्केट में क्रेडिट क्रिएशन कम होगा तो भाई साहब मार्केट में लोन कम बढ़ेगा। जब लोन कम बढ़ेगा तो लोगों की जेब में पैसा कम होगा। जब लोगों की जेब में पैसा कम होगा तो उनका कंजम्पशन का लेवल भी कम होगा। कंजम्पशन का लेवल कम होगा तो एग्रीगेट डिमांड का लेवल भी कम होगा। और एग्रीगेट डिमांड का लेवल कम होगा तो देश में डेफिशिएंट डिमांड की समस्या पैदा होगी। तो डेफिशिएंट डिमांड की समस्या पैदा क्यों होती है, इन 7 कॉज की वजह से। कंजम्पशन का कम होना, इन्वेस्टमेंट का कम होना, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम होना, एक्सपोर्ट कम होना, इंपोर्ट बढ़ना, टैक्स बढ़ना और क्रेडिट क्रिएशन कम होना। तो ये हो गए कॉजेज ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। ठीक है, देखो ये यही आपके सारे कॉज लिखे हुए हैं। एक बार चाहो तो वीडियो पॉज करके आप इसको पढ़ लीजिए। पढ़ लिया? ठीक। अब आपका आगे आ रहा है इंपैक्ट और कंसिक्वेंसेस ऑफ डिफ्लेशनरी गैप एंड डेफिशिएंट डिमांड। जो ये डिफ्लेशनरी गैप है या फिर जो डेफिशिएंट डिमांड है, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा आउटपुट पर, एम्प्लॉयमेंट पर, नेशनल इनकम पर या फिर जनरल प्राइस लेवल पे। तो बात करें आउटपुट की तो देखो पिछले वाले केस में क्या था, मतलब पिछला वाला केस लास्ट क्लास, वहां पे क्या था, वहां पे था इन्फ्लेशनरी गैप, वहां पे फुल एम्प्लॉयमेंट पे थे। तो फुल एम्प्लॉयमेंट से ज्यादा तो आउटपुट करना पॉसिबल था नहीं, तो वहां पे आउटपुट कांस्टेंट था। लेकिन यहां पे क्या है, अब एग्रीगेट डिमांड का लेवल कम हो गया। तो यहां पे क्या होगा, जब एग्रीगेट डिमांड का लेवल कम हो जाएगा, मार्केट में लोग डिमांड कम करेंगे तो प्रोड्यूसर माल कम बेचेंगे। सुनना, प्रोड्यूसर माल कम बेचेंगे। जब प्रोड्यूसर माल कम बेचेंगे तो मार्केट में आउटपुट का लेवल कम हो जाएगा। मार्केट में आउटपुट का लेवल कम हो, पता है क्यों कम हो जाएगा भाई? तो सिंपल सी बात है, मार्केट में डिमांड कम हो गई। मेरे पास 150 किताबें हैं लेकिन मार्केट में केवल खरीदने वाले 100 लोग हैं, तो केवल 100 लोग को बुक बेच दी। अब मेरे पास अभी भी 50 बुक बची है, मेरा स्टॉक अभी रखा हुआ है, मेरा स्टॉक बढ़ रहा है। अब अगली साल क्या करूंगा, अगली साल मैं प्रोडक्शन करूंगा ही नहीं। जो मेरी 50 बुक थी, पहले उन 50 बुक को सेल करूंगा तब जाके प्रोडक्शन करूंगा। इट मींस क्या, प्रोडक्शन का लेवल मैंने अगली साल कम कर दिया। तो इस वाले केस में क्या होता है, आउटपुट का लेवल कम होता है क्योंकि हम अपना पुराना स्टॉक बेच रहे होते हैं। बिकॉज पुराना स्टॉक बिक नहीं पाया, बिकॉज मार्केट में डेफिशिएंट डिमांड थी, मार्केट में डिमांड का लेवल कम था। तो यहाँ पे आउटपुट पर इंपैक्ट ये पड़ेगा, आउटपुट हमारा कम हो जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखा है, ड्यू टू लैक ऑफ एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड की वजह से देयर विल बी एन इंक्रीज इन द इन्वेंट्री स्टॉक। जो हमारा स्टॉक है वो बढ़ता रहेगा, वो सेल ही नहीं हो रहा, वो सेल ही नहीं हो रहा, स्टॉक हमारा खाली पड़ा रहेगा, वो सेल नहीं हो पा रहा। तो इट विल फोर्स द फर्म फॉर लेसर प्रोडक्शन फॉर द अपकमिंग पीरियड। अब क्या होगा, आने वाले टाइम में मैं प्रोडक्शन कम करूंगा बिकॉज मैं अपना पहले वाला ओल्ड स्टॉक बेचूंगा। तो क्या होगा, एज ए रिजल्ट द प्लान्ड आउटपुट विल फॉल। तो क्या होगा, जो प्रोडक्शन है उसका लेवल डाउन हो जाएगा।
इसी प्रकार देश में एम्प्लॉयमेंट भी कम हो जाएगा। जब मैं प्रोडक्शन ही नहीं कर रहा, जब मैं आने वाले साल में प्रोडक्शन ही नहीं कर रहा, तो क्या मैं लोगों को सैलरी बेफालतू में दूंगा? नहीं, मैं अपने फैक्ट्री से वर्कर्स को बाहर निकाल दूंगा, मैं उनको बोल दूंगा कि भाई प्रोडक्शन नहीं करना, पहले पुराना स्टॉक सेल करूंगा, तो वर्कर्स को बाहर निकाल दूंगा, देश में रोजगार का लेवल भी कम हो जाएगा। तो क्या लिखा है? आइडल इन्वेंट्री स्टॉक मींस खाली, जो हमारा इन्वेंट्री स्टॉक खाली पड़ा हुआ है वो सेल नहीं हो रहा, तो आइडल इन्वेंट्री स्टॉक वुड फोर्स द प्रोड्यूसर टू लेस प्रोडक्शन। जो हमारा इन्वेंट्री स्टॉक खाली पड़ा हुआ है, इट मीन जो बचा हुआ है, आप इसको बोलो बचा हुआ, ये अगर आपको याद अगर आप इसके स्थान पे अगर आप बोलो अनसोल्ड तो भी ठीक है। जो अनसोल्ड इन्वेंट्री स्टॉक है वुड फोर्स द प्रोड्यूसर टू लेस प्रोडक्शन, कि प्रोडक्शन कम करो, अभी सारा माल नहीं बिका। इससे क्या होगा? रिडक्शन इन द लेवल ऑफ प्लान्ड आउटपुट। जब प्रोडक्शन कम होगा तो उससे क्या होगा? लीड्स टू रिडक्शन इन द एम्प्लॉयमेंट, देश में रोजगार का लेवल भी कम हो जाएगा। अब जब देश में एम्प्लॉयमेंट का लेवल कम होगा, रोजगार का लेवल कम होगा, लोगों के पास काम नहीं होगा, तो इनकम भी जनरेट कम होगी। जब इनकम कम होगी तो नेशनल इनकम का लेवल भी कम होगा। क्या लिखा है? रिडक्शन इन द एम्प्लॉयमेंट लेवल इंप्लाइज अ रिडक्शन इन द लेवल ऑफ इनकम, इनकम का लेवल कम। और आखिरी, इफेक्ट ऑन जनरल प्राइस लेवल, कीमतों पर प्रभाव क्या पड़ेगा? सुनो, कीमतें कम हो जाएगी। पता क्यों? सिंपल सी बात है, जब मार्केट में कस्टमर कम है, क्योंकि मार्केट में इस बार डिमांड कम है। इस वाले केस में क्या है? इस वाले केस में मार्केट में डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है। तो वही सुनो, जब मार्केट में कस्टमर कम है, मार्केट में लोग कम है, तो क्या होगा? मार्केट में लोग कम है, सामान ज्यादा है, मैं चाहूंगा मेरा सामान सेल हो, कस्टमर कम है, तो कस्टमर अट्रैक्ट करने के लिए मैं अपने सामान को सस्ते दाम पर बेचना स्टार्ट कर दूंगा। अगर मार्केट में कस्टमर बहुत सारे होते, क्या मैं कभी अपने सामान को सस्ते दाम पर बेचता? नहीं। एक तो मार्केट में कस्टमर कम है, मेरे पास आ भी नहीं रहे, तो अपने सामान को बेचने के लिए, क्योंकि सामान बहुत पड़ा हुआ है, अगर टाइम पे इसको नहीं बेचा मैंने तो अगली साल इसकी वैल्यू बचेगी नहीं, खराब हो जाएगा। मान लो किताब इस साल छपी है, अब अगली साल तो किताब मैं सेल कर नहीं पाऊंगा, क्यों? जो इस साल की किताब है उस पर लिखा है इस साल का ईयर। तो क्या होगा कि जब मेरे पास सामान ज्यादा हो और खरीदने के लिए कस्टमर कम हो, तो उन कस्टमर को सामान बेचने के लिए मैं अपने प्राइस कम करूंगा, कीमतें कम करूंगा, कि बहन जी 100 में नहीं, चलो बहन जी 70 में ले लो, 50 में ले लो, मैं अपनी कीमतें कम करूंगा ताकि सामने वाला कस्टमर अट्रैक्ट होकर उसको परचेस कर ले। तो जब मार्केट में सप्लाई कम होती है, सप्लाई ज्यादा होती है और डिमांड कम होती है, तो उस वस्तु के प्राइस कम होते हैं, उसको सस्ते दाम पर बेचना पड़ता है ताकि सारा माल बिक जाए, जिसकी वजह से मार्केट में प्राइस का लेवल कम होता है। और जब मार्केट में प्राइस का लेवल कम होगा, कीमतों का लेवल कम होगा, तो इसको बोलते हैं डिफ्लेशन ऑफ स्फीति। समझ में आ गया? तो वही वाली बात यहां पे लिखी हुई है कि डेफिशिएंट डिमांड कॉजेज द जनरल प्राइस लेवल टू फॉल। इससे क्या होता है? जो सामान्य कीमत देश में चल रही है, जो कीमत है वो कीमतें घटती है ड्यू टू लैक ऑफ डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विस इन द इकोनॉमी। देश में गुड्स एंड सर्विस की डिमांड कम है, लोग परचेज कम कर रहे हैं, तो उसको बेचने के लिए मुझे कीमतें कम करनी पड़ेगी। और रिडक्शन इन द जनरल प्राइस लेवल कॉल्ड डिफ्लेशन, और कीमतें कम होगी तो उसको डिफ्लेशन कहते हैं। बताओ, इतनी सी बात क्लियर है? डिफ्लेशनरी गैप के इंपैक्ट क्या है, कंसिक्वेंस क्या है, इतना आपको क्लियर है? चलिए, तो बेटा यहां पे जो दोनों प्रॉब्लम थी, एक्सेस डिमांड क्या होता है और डेफिशिएंट डिमांड क्या होता है, देखो ये दोनों ही देश के लिए समस्या है। देश में जो प्राइस का लेवल है वो कांस्टेंट होना चाहिए, वो नॉर्मल होना चाहिए। एक्सेस डिमांड वाले केस में क्या होता है? प्राइस का लेवल काफी ऊपर हो जाता है, जबकि डेफिशिएंट डिमांड वाले केस में प्राइस का लेवल काफी डाउन हो जाता है। ये दोनों ही देश में समस्या को पैदा करते हैं। प्राइस का लेवल ना तो बहुत बढ़ना चाहिए ना तो बहुत घटना चाहिए। एक्सेस डिमांड एक प्रॉब्लम है जो कब होती है राइज? एक्सेस डिमांड, अधिक के मांग वाली समस्या उत्पन्न तब होती है जब देश में ओवर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम हो। और डेफिशिएंट डिमांड भी एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम अराइज कब होती है? वो प्रॉब्लम अराइज तब होती है जब देश में अंडर एम्प्लॉयमेंट का लेवल हो। इक्विलिब्रियम वहीं पर सेट होता है जहां पर फुल एम्प्लॉयमेंट हो। समझ में आ गया? तो अगर मान लो देश में एक्सेस डिमांड है, इसमें समस्या है, कीमतें बढ़ रही है, या देश में डेफिशिएंट डिमांड है, ये भी समस्या है, कीमत घट रही है, तो उसको किस प्रकार सॉल्व किया जाएगा? सो नाउ अब हम पढ़ने वाले हैं मेजर्स
टू करेक्ट द प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड, कि एक्सेस डिमांड अधिक मांग और डेफिशिएंट डिमांड न्यून मांग की समस्याओं को सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या उपाय है, इन दोनों समस्याओं से निपटने के लिए हमारे पास क्या मेजर्स है, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखो भाई क्या लिखा है यहाँ पे लिखा है मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी टू करेक्ट द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड। देखो भाई हमारे पास दो प्रकार की नीतियां हैं इन प्रॉब्लम से निपटने के लिए। हमारे पास प्रगति है, हमारे पास दो प्रकार की पॉलिसीज है एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड की प्रॉब्लम से निपटने के लिए। एक पॉलिसी होती है जिसको बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी, और जो एक होती है फिस्कल पॉलिसी। जो फिस्कल पॉलिसी होती है वो देश की सरकार द्वारा, देश की गवर्नमेंट द्वारा प्रयोग की जाती है। लिखा है टूल्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी यूज्ड बाय गवर्नमेंट, हिंदी में इसको बोलते हैं राजकोषीय नीति। फिस्कल पॉलिसी राजकोषीय नीति को देश की सरकार द्वारा यूज किया जाता है। जबकि इन दो समस्याओं को एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड, इन दो समस्याओं से निपटने के लिए हमारे पास एक और पॉलिसी है जिसको हम लोग बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति, जिसको देश के सेंट्रल बैंक द्वारा, देश के केंद्रीय बैंक द्वारा यूज किया जाता है। इट मींस अगर देश में एक्सेस डिमांड हो या देश में डेफिसिट डिमांड हो, इन दोनों समस्याओं को निपटने के लिए हमारे पास दो तरकीब है। एक तरकीब सरकार वाली तरकीब को अपन लोग बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी, राजकोषीय नीति, और एक तरकीब है सेंट्रल बैंक वाली जिसको अपन लोग बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति। जो सरकार की पॉलिसी है उसमें सरकार के पास चार तरीके हैं एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड की समस्या को सॉल्व करने के। जबकि जो केंद्रीय बैंक वाली मॉनेटरी पॉलिसी है वहां पे केंद्रीय बैंक के पास बेटा कुल मिला के 9 तरीके हैं, तीन और 9 तरीके हैं देश में एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड की समस्या को सॉल्व करने के लिए। तो यहां पर मैं अभी इस केंद्रीय बैंक वाली इस नीति की बात नहीं कर रहा, इसको पढ़ेगा नेक्स्ट क्लास में। अभी जो बात कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं कि सरकार किस प्रकार अपने पॉलिसीज के माध्यम से देश में एक्सेस डिमांड और देश में डेफिसिट डिमांड को जो है सॉल्व करती है। तो बताओ जो सरकार की पॉलिसी है, सरकार के पास कितने टूल है? 4। सबसे पहला टूल है गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। सरकार अपने खर्चों के माध्यम से देश में कीमतों को बढ़ा और घटा सकती है, उन समस्याओं को सॉल्व कर सकती है। अगला है टैक्सेशन, कर के माध्यम से, पब्लिक बोरोइंग, जनता से लोन लिए उसके माध्यम से, और डेफिसिट फाइनेंसिंग। ये 4 तरीके हैं। अब सुनो, ये 2 तरीके तो आपके सिलेबस में है, लेकिन ये 2 तरीके आपके आउट ऑफ सिलेबस है। मैं इनको पढ़ाऊंगा हाँ, लेकिन आपके आउट ऑफ सिलेबस है, आपको उनको याद नहीं करना, आपको उनको डीप में नहीं पढ़ना। ये 2 तरीके एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा। कोई कुल मिला के सरकार के पास 4 ही तरीके हैं। हम अभी 2 पढ़ ले फिर 2 रहने दे, तो आप नॉलेज पूरी एक बार ले लो कि सरकार के 4 तरीके कौन कौन से जान लो एक बार में। हाँ, ये 2 भले ही आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन आप जान लो, नॉलेज गेन कर लो, ठीक है। तो आइए पढ़ते हैं कि जो एक्सेस डिमांड है और जो डेफिसिट डिमांड है इनको सॉल्व कैसे करना है। मैं बात करूंगा आज सरकार की फिस्कल पॉलिसी की। चलो भाई, तो अब हम बात करेंगे, पहले बात करते हैं बच्चों, एक काम करते हैं अपन लोग, पहले बात करते हैं एक्सेस डिमांड की, कि एक्सेस डिमांड की समस्या को सॉल्व कैसे करना है। फिर उसके बाद अपन लोग बच्चों बात करेंगे डेफिशिएंट डिमांड की, कि डेफिशिएंट डिमांड की समस्या को सॉल्व कैसे करना है। एक्सेस डिमांड माने अधिक मांग, डेफिशिएंट डिमांड माने न्यून मांग। बताओ एक्सेस डिमांड में क्या होता है? एग्रीगेट डिमांड का लेवल होता है ज्यादा, किससे? एग्रीगेट सप्लाई से। जबकि डेफिशिएंट डिमांड में क्या होता है? एग्रीगेट डिमांड का लेवल कम, किससे? एग्रीगेट सप्लाई से। अब उसको भूल जाओ, अब सिर्फ यहां देखो। हाँ भाई, एक्सेस डिमांड में क्या है? एग्रीगेट डिमांड है ज्यादा और एग्रीगेट सप्लाई है कम, जिसकी वजह से जो देश में कीमत है, जो देश में प्राइस है, उन प्राइस का लेवल बढ़ रहा है, देश में कीमतों का लेवल बढ़ रहा है। इसलिए एक्सेस डिमांड को इन्फ्लेशनरी गैप, स्फीतिक अंतराल भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड क्या है? ज्यादा, एग्रीगेट सप्लाई क्या है? कम। तो हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए करना क्या चाहिए? इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो देश में प्राइस का लेवल कम होना चाहिए, देश में प्राइस का लेवल कम होना चाहिए।
प्राइस का लेवल कम कब होगा? जब देश में एग्रीगेट डिमांड का लेवल कम हो, क्योंकि देखो एग्रीगेट डिमांड बढ़ा, एग्रीगेट डिमांड है ज्यादा, इसीलिए प्राइस बढ़े। एग्रीगेट डिमांड बढ़ा, देखो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे एग्रीगेट डिमांड ये है और एग्रीगेट सप्लाई है। एग्रीगेट डिमांड के बढ़ने की वजह से देश में प्राइस बढ़े। तो अगर मैं एग्रीगेट डिमांड का लेवल कम कर दूं तो प्राइस का लेवल भी कम हो जाएगा, बिकॉज एडी बढ़ा तो प्राइस बढ़े, अगर एडी कम होगा तो प्राइस का लेवल भी कम हो जाएगा। इट मींस अगर एक्सेस डिमांड की समस्या को सॉल्व करना है तो मेरे को एग्रीगेट डिमांड पर ध्यान देना होगा कि एग्रीगेट डिमांड का लेवल कम हो जाए। और एग्रीगेट डिमांड का लेवल कम होगा जब लोग डिमांड कम करेंगे। पहले मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से, पूरी चेन सुनो। देखो भाई बताओ समस्या क्या है? समस्या यह है कि मार्केट में प्राइस है ज्यादा, मार्केट में प्राइस क्या है? ज्यादा। तो बताओ जो प्राइस है, प्राइस का लेवल कम कब होगा? जी प्राइस का लेवल कम तब होगा जब देश में एग्रीगेट डिमांड का लेवल कम होगा। अब बताओ एग्रीगेट डिमांड का लेवल कम कब होगा? लोग एग्रीगेट डिमांड कम कब करेंगे? लोग एग्रीगेट डिमांड तभी कम करेंगे जब उनकी परचेजिंग पावर कम होगी। लोगों की अगर खरीदने की क्षमता कम हो जाएगी, लोगों की जेब में पैसा कम होगा तो ऑटोमेटिकली एग्रीगेट डिमांड का लेवल कम हो जाएगा। तो अगर परचेजिंग पावर कम हो जाए, अगर परचेजिंग पावर कम हो जाए तो क्या होगा? एग्रीगेट डिमांड का लेवल कम हो जाएगा। एग्रीगेट डिमांड का लेवल कम हो जाएगा तो प्राइस का लेवल कम हो जाएगा। अच्छा परचेजिंग पावर कम कब होगी? ये परचेजिंग पावर तब कम होगी जब लोगों की जेब में पैसा कम होगा, जब देश में मनी सप्लाई कम होगी, जब देश में मुद्रा की पूर्ति कम होगी। तो देखो मेरा स्टेप ये है कि अगर मैं मनी सप्लाई कम कर दूं, लोगों की जेब में पैसा कम पहुंचे तो लोगों की परचेजिंग पावर कम, क्रय शक्ति कम, खरीदने की क्षमता कम। जब खरीदने की क्षमता कम होगी तो मार्केट में एग्रीगेट डिमांड का लेवल कम हो जाएगा, मार्केट में डिमांड कम हो जाएगी। जब मार्केट में डिमांड कम होगी, अब देखो मैं कस्टमर हूं, मैं सेलर हूं, मार्केट में तुम खरीदने वाले हो। अब जब मार्केट में डिमांड कम होगी, जब तुम खरीदने वाले, मेरी बात को सुनो बहुत ध्यान से प्लीज, जब मार्केट में डिमांड कम होगी, अब मेरे पास 100 किताब है, खरीदने वाले कम हो गए, मार्केट में डिमांड कम होगी, किताबें है 100, खरीदने वाले कम, तो क्या होगा? अब मैं चाहता हूं मेरी सारी किताबें सेल हो, तो मुझे मजबूरी में प्राइस कम करके माल बेचना पड़ेगा। देख रहे हो, अगर मार्केट में डिमांड का लेवल कम होगा तो मेरा स्टॉक भरा पड़ा है भाई, तो अपने स्टॉक को बेचने के लिए मुझे प्राइस कम करने पड़ेंगे, बिकॉज मार्केट में कस्टमर कम है, तो कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए कीमत कम करनी पड़ेगी। तो अगर एग्रीगेट डिमांड का लेवल कम होगा तो प्राइस का लेवल ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। इट मींस अगर मैं कुछ भी करके मनी सप्लाई कम कर दूं, अगर मैं कुछ भी करके मनी सप्लाई को कम कर दूं तो ऑटोमेटिकली पहुंच के प्राइस का लेवल कम हो जाएगा। जब प्राइस का लेवल कम हो जाएगा तो क्या होगा? एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम हो जाएगी सॉल्व, है ना। एक्सेस डिमांड की जो प्रॉब्लम है वो क्या हो जाएगी? सॉल्व। जहां पर एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है, प्राइस ज्यादा है, वो प्रॉब्लम सॉल्व। एग्रीगेट डिमांड का लेवल भी कम हो जाएगा और प्राइस का लेवल भी कम हो जाएगा। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? एक काम करो, इसको नोट करना है तो एक बार नोट कर लो। हाँ जी, नोट किया? तो अल्टीमेटली आपको बात समझ में आ रही है? एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम को ये एक चीज बेसिक है, ये एक बेसिक चीज है एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। कि बेसिक सा जरिया ये है, मार्केट में मनी सप्लाई का लेवल कम कर दो, देश के पास, जनता के पास पैसों का लेवल कम कर दो, अल्टीमेटली एक्सेस डिमांड की समस्या सॉल्व हो जाएगी। तो अब मैं आपको ऐसे ऐसे तरीके बताऊंगा, सरकार के ऐसे ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे देश में मनी सप्लाई का लेवल कम हो जाएगा। अगर देश में मनी सप्लाई का लेवल कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली प्राइस का लेवल कम हो जाएगा। ये चेन समझो, मनी सप्लाई कम तो परचेजिंग पावर कम, परचेजिंग पावर कम तो एग्रीगेट डिमांड का लेवल कम। जब परचेजिंग पावर नहीं है, खरीदने की क्षमता नहीं है, डिमांड कम हो जाएगी। जब डिमांड कम तो मार्केट में प्राइस कम। तो आओ अब सरकार के उन तरीकों को देखते हैं जिसकी वजह से मार्केट में मनी सप्लाई का लेवल कम हो जाएगा। समझ में आ गया? तो ये था एक बेसिक सा फ्लो चार्ट जो आपको बता दिया कि एक्सेस डिमांड को सॉल्व करने के लिए मनी सप्लाई का लेवल कम कर दो। अब पढ़ते हैं सरकार की फिस्कल पॉलिसी। ठीक है बच्चों, सरकार की फिस्कल, तो यहां लिखा मैंने फिस्कल पॉलिसी
टू करेक्ट माने सॉल्व, टू करेक्ट द प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड। तो एक्सेस डिमांड, प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड, तो एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास फिस्कल पॉलिसी कौन सी है? एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास फिस्कल पॉलिसी कौन सी है, आओ समझते हैं। तो फिस्कल पॉलिसी में सबसे पहला है, पहले सुनना बहुत ध्यान से, फिस्कल पॉलिसी में सबसे पहला है गवर्नमेंट स्पेंडिंग, सरकारी खर्चे, या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सरकारी खर्चे। बताओ सरकारी खर्चे कम करने चाहिए या सरकारी खर्चे बढ़ने चाहिए? बताओ, कम होना चाहिए बढ़ना चाहिए? जीत कम होना चाहिए। रिडक्शन इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अब मेरी बात को समझो, रिडक्शन इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, अगर सरकारी खर्चे कम हो जाएंगे, अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा, अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा, मेरी बात सुनना पहले बहुत ध्यान से। फॉर एग्जाम्पल सरकार ने अस्पताल बनवाना बंद कर दिए, खर्चा कम हो गया। सरकार ने स्कूल बनवाने बंद कर दिए, सरकार ने रोड बनवाना बंद कर दिया। जब सरकार अस्पताल नहीं बनवाएगी तो मजदूर भी नहीं आएंगे, जब स्कूल नहीं बनेगा मजदूर भी नहीं आएंगे, जब रोड नहीं बनेगा मजदूर भी नहीं आएंगे। वो पैसा सरकार का सरकार के पास रहेगा, वो पैसा मजदूरों के बीच नहीं बटेगा, वो पैसा जनता के बीच नहीं आएगा। अगर सरकार खर्चा करेगी, सरकार को पेमेंट जनता को करनी पड़ेगी। जो भी व्यक्ति सरकार का काम करेगा सरकार को उसको पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर 1000 लोगों ने मिलकर स्कूल बनवाया तो 1000 लोगों को बस पैसा सरकार को देना पड़ेगा, जिससे मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। तो अगर सरकार कुछ समय के लिए अपने खर्चे कम कर दे, अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सरकारी व्यय कम हो जाए, अगर सरकार खर्चे कम कर दे तो मार्केट में पैसा भी कम जाएगा, बिकॉज वो पैसा सरकार के पास रहेगा। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम होने से जो मनी सप्लाई है, जो मुद्रा पूर्ति है, वो कम हो जाएगी। ठीक है जी, अगर मनी सप्लाई कम हो जाएगी, मुद्रा की पूर्ति कम हो जाएगी, तो भैया अब ये वाला फ्लो चार्ट लगा दो आगे। मनी सप्लाई कम, बताओ मनी सप्लाई कम तो परचेजिंग पावर कम, परचेजिंग पावर कम तो एग्रीगेट डिमांड कम, एग्रीगेट डिमांड कम तो मार्केट में प्राइस का लेवल कम, और प्राइस का लेवल कम तो हो गई समस्या सॉल्व। एक्सेस डिमांड की समस्या सॉल्व। एक्सेस डिमांड में क्या था, प्राइस बढ़ रहे थे, प्राइस कम कर दिए, तो क्या हो गया, एक्सेस डिमांड की समस्या सॉल्व। सॉल्व्ड द प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड। ठीक है, हटाओ अपना भी सुनना। ठीक है, तो एक्सेस डिमांड की समस्या सॉल्व, प्राइस का लेवल कम, एक्सेस डिमांड की समस्या सॉल्व। आप ऐसे बोल लो, इन्फ्लेशनरी गैप की समस्या सॉल्व, इन्फ्लेशनरी गैप की समस्या सॉल्व। तो अगर देश में क्या हो, इन्फ्लेशनरी गैप, अगर देश में क्या हो, इन्फ्लेशनरी गैप, कीमतें बढ़ रही हो, तो कीमत कम करने के लिए सरकार की पहली पॉलिसी है कि सरकार अपने खर्चे कम कर दे। सरकार के खर्चे कम तो मनी सप्लाई कम, मनी सप्लाई कम तो परचेजिंग पावर कम, एग्रीगेट डिमांड का लेवल कम, प्राइस का लेवल कम, प्राइस का लेवल कम, इन्फ्लेशनरी गैप की समस्या सॉल्व। तरीका नंबर 2, बताओ टैक्स, सरकार को टैक्स बढ़ाना चाहिए या घटाना चाहिए इस समस्या से निपटने के लिए? तो इसका आंसर ये है इंक्रीज इन टैक्स। अगर सरकार टैक्स बढ़ा देगी, अगर सरकार टैक्स बढ़ा देगी, अगर सरकार जनता से टैक्स लेगी ज्यादा, तो जनता के पास जो डिस्पोजेबल इनकम है, जो सामान खरीदने के लिए इनकम है, वो बचेगी कम, प्रयोज्य आय कम बचेगी। जितना मैं सरकार को टैक्स पे करूंगा उतना मेरे पास पैसा कम बचेगा। तो सरकार ने टैक्स रेट बढ़ाई, डिस्पोजेबल इनकम कम। अगर डिस्पोजेबल इनकम कम, अरे सुनो ना, अगर डिस्पोजेबल इनकम कम तो लोग क्या करेंगे, लोगों की परचेजिंग पावर कम हो जाएगी भाई। अगर मेरे पैसा कम हो गया, पहले 1000 रुपए थे, सरकार को 100 रुपए टैक्स दिया, 900 डिस्पोजेबल इनकम, इट मींस मेरी परचेजिंग पावर 900 रुपए। अभी इनकम 1000 है, इस बार सरकार को टैक्स दिया 300 रुपए,
इट मीन्स मेरी परचेजिंग पावर कितनी बच गई, 700 रुपए की, बिकॉज 300 रुपए सरकार को टैक्स पे करा, 700 रुपए डिस्पोजेबल इनकम, इट मीन्स मेरी औकात अब 700 रुपए का माल खरीदने की है। तो टैक्स के बढ़ने से डिस्पोजेबल इनकम कम, डिस्पोजेबल इनकम कम तो परचेजिंग पावर कम। अब देखो परचेजिंग पावर कम तो एग्रीगेट डिमांड का लेवल कम, एग्रीगेट डिमांड का लेवल कम तो अल्टीमेटली देश में प्राइस का लेवल कम, और प्राइस का लेवल कम तो हो गई समस्या सॉल्व इन्फ्लेशनरी गैप की, एक्सेस डिमांड की। अरे एक्सेस डिमांड में क्या है, इन्फ्लेशनरी गैप में क्या है, इनमें यही तो है, कीमतें बढ़ रही है, हमें करना क्या, उल्टा करना है, कीमतें बढ़ रही है तो कीमतें कम कर दो। लो 2 बार मैंने कीमतें कम कर दी, 2 बार मैंने कीमतें कम कर दी। तो ये 2 आपके सिलेबस में है। जो अब आगे वाले 2 है, अब जो आगे वाले 2 है उनको मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन पहले अब आओ आप डेफिशिएंट डिमांड वाले के, वो 2 नहीं पढ़ोगे तब भी चल जाएगा, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा, डोंट वरी, मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलो तो ये तो हो गया आपका ये वाला पॉइंट हो गए, ठीक है। तो यहां पे हमने देख लिया कि अगर एक्सेस डिमांड हो तो एक्सेस डिमांड की समस्या सॉल्व करने के लिए, एक्सेस डिमांड की समस्या सॉल्व करने के लिए प्राइस का लेवल कम करना चाहिए। ये है प्रॉब्लम, देखो ये है प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है कि प्राइस का लेवल ज्यादा है, एग्रीगेट डिमांड का लेवल कम है। और सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन है कि प्राइस का लेवल कम करो और एग्रीगेट डिमांड का लेवल कम करो। ये चेंज चलेगी और इन 2 तरीके से मार्केट में प्राइस का लेवल और एग्रीगेट डिमांड का लेवल कम हो जाएगा। चलो अब बेटा बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं डेफिशिएंट डिमांड की, ठीक है बच्चों। अब बात करेंगे डेफिशिएंट डिमांड की। बताओ यहां पर प्रॉब्लम क्या है, तो डेफिशिएंट डिमांड में प्रॉब्लम होती है कि यहां पे जो प्राइस है ना, प्राइस का लेवल कम है। यहां पे जो एग्रीगेट डिमांड है ना, एग्रीगेट डिमांड क्या है, कम, किससे, एग्रीगेट सप्लाई से। तो यहां पर प्रॉब्लम ये है कि एग्रीगेट डिमांड का लेवल कम है, यहां पर प्रॉब्लम ये है कि प्राइस का लेवल कम है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा कि अगर हम देश में प्राइस के लेवल को बढ़ा दे, एग्रीगेट डिमांड कम है तो उसको बढ़ाना पड़ेगा। तो अगर हम देश में एग्रीगेट डिमांड बढ़ा दे, अगर हम देश में प्राइस के लेवल को बढ़ा दे तो डेफिशिएंट डिमांड की समस्या को सॉल्व किया जा सकता है। अब वो कैसे होगा, तो देखो बेटा ए बात बताओ अपनी वापस चेन चलाएंगे, चेन। एक बच्चों बात बताओ, यहां तक ठीक है, ठीक। ए बात बताओ बच्चों, जो प्राइस का लेवल है वो कम कब होगा, बताओ। जो प्राइस का लेवल है वो कब डाउन जाएगा, सॉरी प्राइस बढ़ाने हैं, प्राइस का लेवल ज्यादा कब होगा पता है, जब देश में एग्रीगेट डिमांड का लेवल ज्यादा होगा ना, तब प्राइस का लेवल ज्यादा होगा। पता है यार, खुद सोचो, जब देश में डिमांड ज्यादा, वही एग्जांपल याद रखो, खरीदने वाले 150 लोग और टीवी है 100, तो मेरे पास टीवी 100 है, खरीदने वाले 150 लोग हैं, तो 150 लोगों में जब मैंने टीवी बांटा तो टीवी के प्राइस बढ़ बढ़ के 15,000 हो गए थे। तो बताओ प्राइस का लेवल कब बढ़ता है, चीज महंगी कब होती है, जब देश में उसकी डिमांड ज्यादा हो। देश में टीवी की डिमांड थी ज्यादा, टीवी की सप्लाई थी कम, तो इसलिए टीवी के प्राइस बढ़ गए थे। तो जब प्राइस का लेवल ज्यादा कब होगा, वस्तु कब महंगी होगी, जब एग्रीगेट डिमांड का लेवल ज्यादा होगा। एग्रीगेट डिमांड का लेवल ज्यादा कब होगा, जब लोगों की परचेजिंग पावर है ना, जब लोगों की खरीदने की क्षमता ज्यादा होगी। लोगों की परचेजिंग पावर ज्यादा कब होगी, जब देश में मनी सप्लाई ज्यादा होगा, देश में पैसे का फ्लो क्या होगा, ज्यादा। तो अगर मेरे को डेफिशिएंट डिमांड की समस्या सॉल्व करनी है, प्राइस का लेवल जो काफी गिर चुका है उसको उठाना है, एग्रीगेट डिमांड जो काफी कम है उसको उठानी है, तो उसके लिए अगर मैं मनी सप्लाई को देश में बढ़ा दूं तो क्या होगा, देश के लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी। अगर परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो एग्रीगेट डिमांड का लेवल बढ़ेगा, और अगर एग्रीगेट डिमांड का लेवल बढ़ेगा तो देश में कीमतें बढ़ जाएगी। अगर देश में डिमांड करने वाले ज्यादा और बेचने वाले कम, तो बेचने वालों को मजबूरन कीमतें बढ़ानी पड़ेगी। तो भाई साहब सिंपल सी बात है, डेफिशिएंट डिमांड की अगर समस्या है तो उसको सॉल्व करने के लिए आप एक चीज पर फोकस करो, मनी सप्लाई पर।
मनी सप्लाई को देश में बढ़ा दो, देश में जितनी ज्यादा मनी सप्लाई होगी उतना ही डेफिशिएंट डिमांड की समस्या सॉल्व होगी। तो मनी सप्लाई ज्यादा, परचेजिंग पावर ज्यादा, एग्रीगेट डिमांड ज्यादा, प्राइस का लेवल ज्यादा, से क्या होगा, इससे डेफिशिएंट डिमांड या फिर डिफ्लेशनरी गैप, बात देखिए है, इससे डेफिशिएंट डिमांड या फिर क्या डिफ्लेशनरी गैप की समस्या सॉल्व्ड हो जाएगी। बताओ इतनी बात क्लियर है? तो अब हमारा मेन फोकस कहां पे होगा? अब हमारा मेन फोकस होगा कि मनी सप्लाई को किस प्रकार बढ़ाया जाए। अब हमारा मेन फोकस क्या होगा कि मनी सप्लाई किस प्रकार बढ़ाया जाए। तो हम पढ़ रहे हैं अभी सरकार वाली पॉलिसी, इट मींस फिस्कल पॉलिसी। तो यहां पे लिखा मैंने क्या, फिस्कल पॉलिसी टू सॉल्व द प्रॉब्लम, फिस्कल पॉलिसी टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। डेफिशिएंट डिमांड की समस्या को सॉल्व करने के लिए फिस्कल पॉलिसी क्या है, इट मींस सरकार की नीति क्या है। फिस्कल पॉलिसी माने क्या होता है, गवर्नमेंट पॉलिसी, और मॉनेटरी पॉलिसी माने क्या होता है, सेंट्रल बैंक्स पॉलिसी। तो फिस्कल पॉलिसी क्या है, इस समस्या को सॉल्व करने की, आओ अपन लोग उसको समझते हैं। तो देखो इसमें सबसे पहला आता है गवर्नमेंट स्पेंडिंग। अब मेरे क्वेश्चन का आंसर दो, अगर देश में मनी सप्लाई को बढ़ाना है, देश में पैसे का फ्लो, देखो भाई जब देश में पैसे का फ्लो बढ़ेगा तभी तो डेफिशिएंट डिमांड की समस्या सॉल्व होगी। तो मेरे क्वेश्चन का आंसर दो, अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग को बढ़ाना है, देश में पैसे के फ्लो को बढ़ाना है, तो क्या करना होगा, सॉरी देश में मनी सप्लाई को बढ़ाना है, मनी सप्लाई को बढ़ाना है तो क्या करना होगा, इसके लिए सरकार को इंक्रीज करनी होगी गवर्नमेंट स्पेंडिंग। सरकार जितना ज्यादा खर्च करेगी, अगर सरकार गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ाएगी, अगर सरकार खर्चे ज्यादा करेगी, तो बताओ गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ेगी, जब सरकार खर्चे ज्यादा करेगी इससे क्या होगा, इससे देश में पैसा बढ़ेगा, बिकॉज सरकार खर्च करेगी तो अल्टीमेटली वो सारा पैसा देश की जनता के बीच आएगा। तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग होगी तो देश में मनी सप्लाई बढ़ेगी, जब मनी सप्लाई बढ़ेगी लोगों की जेब में पैसा आएगा, परचेजिंग पावर बढ़ेगी, परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड का लेवल बढ़ेगा, एग्रीगेट डिमांड का लेवल बढ़ेगा तो देश में प्राइस कीमत बढ़ेगी, और कीमत बढ़ेगी तो डेफिशिएंट डिमांड की समस्या सॉल्व हो जाएगी। कीमत बढ़ेगी, जो कीमत कम थी वो बढ़ेगी और डेफिशिएंट डिमांड की समस्या सॉल्व हो जाएगी। तो क्या हो गया, सरकारी स्पेंडिंग, सरकारी खर्चों को बढ़ाना पड़ेगा। बताओ इतना क्लियर है कि नहीं है, जल्दी बोलो। इतना तो अपन लोगों को क्लियर है। तो बताओ यहां का उल्टा नहीं हो गया, यहां पे क्या था, रिडक्शन इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, सरकार को अपने खर्चे कम करने पड़ेगा, जबकि यहां पे इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, सरकार को अपने खर्चे बढ़ाने पड़ेंगे। चलो भाई बताओ अगला, सेकंड बताओ टैक्स क्या करना चाहिए। अगर हम चाहते हैं देश में मनी का फ्लो बढ़े तो क्या होना चाहिए, टैक्स ज्यादा कम, रिडक्शन इन टैक्स या रिड्यूस टैक्सेस, सरकार को टैक्स कम करने पड़ेंगे। पता है अगर टैक्स रेट कम होगी, अगर टैक्स रेट कम होगी, सरकार टैक्स कम चार्ज करेगी तो उससे क्या होगा, इससे जो लोगों की डिस्पोजेबल इनकम है, जो उनकी प्रयोज्य आय है वो बढ़ जाएगी। सरकार को पहले 1000 रुपए में से मैं 300 रुपए टैक्स दे रहा था तो डिस्पोजेबल इनकम थी मेरी 700, अब सरकार को 1000 रुपए में से मैं 100 रुपए टैक्स दे रहा हूं तो डिस्पोजेबल इनकम है 900। तो डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी, जब डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी तो क्या होगा, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ने से मेरी खरीदने की क्षमता बढ़ेगी, मेरी परचेजिंग पावर बढ़ेगी, और अगर मेरी परचेजिंग पावर बढ़ेगी, खरीदने की मेरी क्षमता बढ़ेगी, तो मार्केट में मैं डिमांड ज्यादा करूंगा, एग्रीगेट डिमांड का लेवल बढ़ेगा, जिससे कि अल्टीमेटली देश में प्राइस का लेवल भी बढ़ेगा। तो ये दो तरीके वो हो गए जिसकी वजह से डेफिशिएंट डिमांड की समस्या को सॉल्व किया जाएगा। तो देखो मैंने आपको बताया एक्सेस डिमांड की समस्या क्या है और डेफिशिएंट डिमांड की समस्या क्या है, और फिर आप बताया आपको मैंने कि इनको सॉल्व करने के
हम पे तरीके क्या है। अगर आपको नोट करना है तो आप भी प्लीज चार्ट बना के इसी प्रकार नोट कर लो, बहुत ही आसानी रहेगी आगे तक समझने के लिए, बहुत ही ज्यादा रहेगी आसानी आगे तक समझने के लिए। इस चार्ट को आप नोट कीजिए, जल्दी से वीडियो पॉज करो, इस चार्ट को आप नोट करो। ये लो, पहले नोट ये वाला कर लो, फिर वो नोट कर लो, ठीक है ना। पहले इस सेट नोट कर लो, ये लो, अब नोट ये कर लो। हाँ जी, नोट किया। चलिए अब हम पढ़ते हैं उन दो तरीकों के बारे में जो आपको मैं एक्स्ट्रा और पढ़ा रहा हूं। देखो भाई, सिंपल सी बात है, अगर केवल 6 नंबर में क्वेश्चन आ गया तो केवल 2 तरीके काफी नहीं है ना भाई। अगर क्वेश्चन 6 नंबर में आ गया कि एक्सेस डिमांड को सॉल्व करने की, एक्सेस डिमांड को सॉल्व करने की फिस्कल पॉलिसी कौन सी है, तो ये केवल 2 तरकीब काफी नहीं है, फिर आप लिख के आओगे चारों। डिपेंड करता है क्वेश्चन कितने मार्क्स का आया है। अगर मान लो आ गया डेफिशिएंट डिमांड की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फिस्कल पॉलिसी एक्सप्लेन करो, तो 2 तरकीब काफी नहीं है, फिर लिख के आओगे चारों। ठीक है, तो सुनो जो 2 तरकीब कौन सी और आप सुनते हैं। चलिए, जो तरकीब नंबर तीसरी है भाई, उसका नाम है तरकीब नंबर तीसरी, उसका नाम है पब्लिक बोरिंग। अब देखो पब्लिक बोरिंग क्या होता है भाई साहब। पब्लिक बोरिंग का मतलब होता है, पब्लिक बोरिंग का मतलब होता है जनता से उधार लेना। भाई सरकार अपने बॉन्ड के माध्यम से, सरकार अपने अलग अलग सर्टिफिकेट, किसान विकास पत्र, ठीक है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, अलग अलग बॉन्ड के माध्यम से, ट्रेजरी बिल, इन सब के माध्यम से सरकार जनता से लोन लेती है। अब बताओ, अगर देश में क्या है, एक्सेस डिमांड है, अगर देश में इन्फ्लेशनरी गैप है, इट मींस कीमतें ज्यादा है, तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कीमत कम करनी पड़ेगी। और कीमत कम कब होगी बताओ? कीमत तब कम होगी जब एग्रीगेट डिमांड कम, एडी कम कब, जब परचेजिंग पावर कम। परचेजिंग पावर कम कब होगी? जब मनी सप्लाई का लेवल कम होगा। तो मेरे क्वेश्चन का आंसर दो, मनी सप्लाई के लेवल को कम करने के लिए पब्लिक बोरिंग ज्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए? कि इसका आंसर है राइज, राइज इन पब्लिक बोरिंग। अगर पब्लिक बोरिंग ज्यादा होगी, सुनो बहुत ध्यान से, अगर मान लो जो पब्लिक बोरिंग है वो ज्यादा होगी, वो ज्यादा कैसे होगी? पब्लिक बोरिंग तभी ज्यादा होगी जब हम जनता को अट्रैक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट शो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, सरकार जनता को शो कर रही है, सरकार जनता को शो कर रही है कि भाई साहब हमको लोन दे दो, मतलब हमारे बॉन्ड खरीद लो, हमारे सर्टिफिकेट खरीद लो, हमारे शेयर्स खरीद लो, इतना इंटरेस्ट आपको मिलेगा। तो सरकार जब अट्रैक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट जनता के सामने प्रेजेंट करेगी, तो जनता को लगेगा सरकार के बॉन्ड्स खरीदने में, शेयर्स खरीदने में फायदा है। तो किससे क्या होगा? पब्लिक बोरिंग को बढ़ाने के लिए सरकार अट्रैक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगी। अट्रैक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट से क्या होगा? जो लोग हैं अपने पैसे को सरकार के पास जमा करवाएंगे और बदले में क्या मिलेगा? सर्टिफिकेट। अब बदले में भले कुछ भी मिले, एक बात देखिए आप लोगों ने कि लोगों ने अपना पैसा सरकार के पास जमा करवाया, इससे क्या हो गया? इससे लोगों के पास पैसा कम हो गया। इससे क्या हो गया? इससे देश में मनी सप्लाई का लेवल कम हो गया भाई, बिकॉज पैसा कहां पहुंच गया? पैसा गया सरकार के पास। ठीक है, तो जब पब्लिक बोरिंग बढ़ती है वो कब बढ़ती है? जब सरकार अट्रैक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है। तो इससे क्या होता है? लोग अपने पैसे से सरकार के शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड परचेस करते हैं, अपने पैसे को सरकार के पास जाकर जमा करते हैं। इससे क्या होता है? लोगों के पास पैसा कम, मनी सप्लाई कम। अब जब लोगों के पास पैसा कम तो उनकी परचेजिंग पावर कम, परचेजिंग पावर कम तो एग्रीगेट डिमांड का लेवल कम, एग्रीगेट डिमांड का लेवल कम तो मार्केट में प्राइस का लेवल कम, और मार्केट में प्राइस का लेवल कम तो हो गई सॉल्व समस्या किसकी? एक्सेस डिमांड की, इन्फ्लेशनरी गैप की। तो पब्लिक बोरिंग मींस जनता ऋण, समझ में आ गया? या फिर सार्वजनिक ऋण। ठीक है, तो सार्वजनिक ऋण को बढ़ाना पड़ेगा। और चौथा तरीका हमारे पास एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, जो आखिरी तरीका है,
उसको बच्चों अपन लोग बोलते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। उसे क्या बोलते हैं अपन लोग बच्चों? डेफिसिट फाइनेंसिंग। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी। इसका मतलब होता है प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी। अब मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। अगर हमको मनी सप्लाई कम करनी है, क्योंकि आप जानते हो कि प्राइस का लेवल कम कब होगा? जब देश में मनी सप्लाई का लेवल कम होगा। तो अगर देश में मनी सप्लाई कम करनी है, जनता के पास पैसा कम हो, तो जो नई करेंसी है वो छापनी चाहिए या नहीं छापनी चाहिए? इसका आंसर है बिग नो। क्योंकि अगर नई करेंसी मार्केट में छपेगी तो मार्केट में पैसा बढ़ेगा। हमें करना है क्या है? मार्केट में पैसा कम करना है, मनी सप्लाई कम करनी है। तो नई करेंसी हम लोग नहीं छापेंगे, तो करना क्या पड़ेगा? हमको डिक्रीज करना पड़ेगा, डिक्रीज डेफिसिट फाइनेंसिंग। इसको हिंदी में बोलते हैं घाटे की वित्त व्यवस्था। डेफिसिट फाइनेंसिंग को हिंदी में कहते हैं घाटे की वित्त व्यवस्था। तो डेफिसिट फाइनेंसिंग को डिक्रीज करेंगे तो पता क्या होगा? अगर हम डिक्रीज करेंगे या डिक्रीज के स्थान पे आप इसको डिस्करेज भी बोल सकते हो, एनकरेज और डिस्करेज। तो डिस्करेज, तो अगर हम डिक्रीज करें किसको? अगर हम डेफिसिट फाइनेंसिंग को डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा? इससे न्यू करेंसी है वो मार्केट में नहीं छपेगी, है ना? इससे न्यू करेंसी मार्केट में नहीं छपेगी। इससे क्या होगा? मार्केट में मनी सप्लाई नहीं बढ़ेगी, वो कम रहेगी। जब वो कम रहेगी तो परचेजिंग पावर कम रहेगी, एग्रीगेट डिमांड का लेवल कम रहेगा और प्राइस का लेवल भी कम रहेगा। ठीक है, तो ये आपका होगा तरीका नंबर 4। ठीक है, वैसे अगेन बोला कि इन दो तरीकों को ज्यादा गौर से पढ़ने की नीड नहीं है, लेकिन फिर भी आपको मैंने पढ़ा दिए। कल को उनके ऊपर कोई क्वेश्चन आ गया, क्योंकि एग्जामिनर होता है सनका हुआ, तो कल को इनके ऊपर कोई भी क्वेश्चन आ गया एटलीस्ट आप कर तो लोगे। तो यहाँ पे दो तरीके अपने देखे कि अगर मार्केट में एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम है तो उसको इन दो तरीकों, इन दो एक्स्ट्रा तरीकों से किस प्रकार सॉल्व किया जाएगा। अब देखते हैं अगर डेफिशिएंट डिमांड है, क्या बच्चों? अगर डेफिशिएंट डिमांड है, अगर न्यून मांग है, तो इन दो तरकीब का प्रयोग किस प्रकार करेंगे? बताओ। डेफिशिएंट डिमांड की समस्या को, न्यून मांग की समस्या को सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए? मार्केट में प्राइस का लेवल ज्यादा। वो कब होगा? जब एग्रीगेट डिमांड क्या होगी? ज्यादा। एग्रीगेट डिमांड ज्यादा कब होगी? जब मार्केट में परचेजिंग पावर ज्यादा। और परचेजिंग पावर ज्यादा कब होगी? जब लोगों की जेब में पैसा ज्यादा। इट मींस मनी सप्लाई ज्यादा। तो बताओ अल्टीमेटली मेन फोकस क्या है? मनी सप्लाई को बढ़ाना, है ना? अल्टीमेटली अपना मेन फोकस क्या है? कि मनी सप्लाई बढ़ जाए। तो बताओ बताओ बताओ, पब्लिक बोरिंग घटानी पड़ेगी या बढ़ानी पड़ेगी जिससे कि मनी सप्लाई बढ़ जाए? तो इसका आंसर है रिड्यूस, है ना? यहां कहता है आपका राइज, यहां रिड्यूस। कि अगर पब्लिक बोरिंग घटा देंगे, अगर पब्लिक बोरिंग कम होगी तो जो ऑब्वियस बात है जनता सरकार के पास पैसा जमा नहीं कराएगी। पब्लिक बोरिंग कम, इट मीन जनता का पैसा सरकार के पास कम जाएगा। तो सारा का सारा पैसा कहां रहेगा? वो सब पैसा जनता के पास रहेगा, जिससे क्या होगा? देश में मनी सप्लाई बढ़ेगी। अगर ये बढ़ेगा तो परचेजिंग पावर बढ़ेगी, ये बढ़ेगा तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, और अगर एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो मार्केट में प्राइस का लेवल भी बढ़ेगा। तो इट मींस आपको पब्लिक बोरिंग कम करनी पड़ेगी ताकि मार्केट में प्राइस का लेवल बढ़े। और आखिरी बताओ, डेफिसिट फाइनेंसिंग को एनकरेज करो डिस्करेज? तो डेफिसिट फाइनेंसिंग को, इट मींस नए नोट को छापने को हम एनकरेज करेंगे। इट मींस क्या? इंक्रीज इन डेफिसिट फाइनेंसिंग। हम घाटे की वित्त व्यवस्था को एनकरेज करेंगे, हम नए नोट ज्यादा छापेंगे। तो बताओ अगर हम डेफिसिट फाइनेंसिंग को एनकरेज करेंगे तो न्यू करेंसी, जो नए नोट है वो मार्केट में ज्यादा छपेंगे। अगर नए नोट ज्यादा छपेंगे, जनता के पास पैसा ज्यादा आएगा, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, जिससे कि परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी,
एग्रीगेट डिमांड का लेवल बढ़ जाएगा और अल्टीमेटली प्राइस का लेवल बढ़ जाएगा और डिफ्लेशनरी गैप या डेफिशिएंट डिमांड की समस्या सॉल्व हो जाएगी। बताओ इतना आपको क्लियर है कि नहीं है? तो यहां पर मैंने आपको यह भी सिखा दिया आज की क्लास में कि फिस्कल पॉलिसी किस प्रकार वर्क करती है। फिस्कल पॉलिसी इट मींस सरकार की पॉलिसी। इसमें 4 टूल है, उन 4 टूल के माध्यम से देश में कीमतों को बढ़ाया और कीमत को घटाया जा सकता है। वो चारों के चारों टूल आपको मैंने पढ़ा दिए, उन चारों के ऑपरेशन पढ़ा दिए कि कौन से ऑपरेशन से क्या होगा। अगर मान लो कि जैसे कि अगर टैक्स बढ़ाएंगे तो क्या होगा, सरकारी खर्च कम करेंगे तो क्या होगा, इन चारों को मैंने पढ़ा दिया। इन चारों का प्रॉपर यूज करना आना चाहिए। अगर डेफिशिएंट डिमांड है तो इनका यूज कैसे होगा वो बताना चाहिए, और अगर एक्सेस डिमांड है तो इनका यूज किस प्रकार होगा। इट मींस अगर प्राइस ज्यादा है, इन्फ्लेशनरी गैप है तो क्या करेंगे वो 4 अलग, और अगर प्राइस कम है, डिफ्लेशनरी गैप है तो क्या करेंगे वो 4 अलग। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा इसके ऊपर चर्चा करते हैं। देखो एग्जाम में किसी एक के बारे में पूछेगा, या तो एक्सेस डिमांड के ऊपर पूछेगा सारी कहानी, या फिर डेफिशिएंट डिमांड के ऊपर सारी कहानी पूछेगा। पहले मेरी बात को सुनो, या तो एक्सेस डिमांड पूछेगा या फिर डेफिशिएंट डिमांड पूछेगा। एक्सेस डिमांड पूछेगा तो एक्सेस डिमांड में आपको 4 बातें वो बोलनी है जिससे केवल और केवल प्राइस का लेवल कम हो, और अगर डेफिशिएंट डिमांड पूछे तो 4 बातें वो बोलनी है जिससे केवल प्राइस का लेवल बढ़े। सबको मिक्स मत कर देना कि बढ़ेगा तो ये घटेगा तो ये, केवल एक बात, एक्सेस डिमांड तो उसके ऊपर फोकस, डेफिशिएंट डिमांड तो उसके ऊपर फोकस। इतनी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? अलग अलग क्वेश्चन आएगा इनका अलग अलग। तो फिस्कल पॉलिसी आपको मैंने पढ़ा दी है बच्चों। एक बार मैं आपको बताऊं आपको नोट्स से रीडिंग कैसे करनी है इसकी। नोट्स में आप कंफ्यूज मत होना, टॉपिक कौन सा कहां पे है। एक बार आपको मैं नोट्स में शो करता हूं कि टॉपिक कौन सा वाला कहां पे है। ज्यादा जूम हो गया तो चलो भाई, अबे चल नीचे। हम आपको नोट्स में दिखाऊं, ठीक है? ये डिफरेंस अपने आप करोगे जो नोट्स में डिफरेंस आ रहा है, एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड का भी डिफरेंस अपने आप करोगे आप लोग, ठीक है? अब देखो लिखा है मेजर्स टू करेक्ट एक्सेस डिमांड, केवल एक्सेस डिमांड की बात हो रही है। ये आपके नोट्स में बेटा आएगा पेज नंबर 5 पे, ठीक है? तो पेज नंबर 5 पे बच्चों आपको मिलेगा मेजर्स टू करेक्ट एक्सेस डिमांड। तो यहां पे फिस्कल पॉलिसी है, ये फिस्कल पॉलिसी केवल एक्सेस डिमांड के बारे में है। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट स्पेंडिंग रिड्यूस होगी, ठीक है, टैक्सेशन बढ़ेगा, पब्लिक बोरिंग बढ़ेगी, डेफिसिट फाइनेंसिंग घटेगी। रीडिंग अपने आप करोगे आप लोग, रीडिंग आप अपने आप करोगे, आपको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। अब सुनो, एक्सेस डिमांड में क्या आ रहा है, मॉनेटरी पॉलिसी। इट मींस नोट्स में क्या किया मैंने, एक्सेस डिमांड टॉपिक डाला, उसके फिस्कल मेजर और उसके मॉनेटरी मेजर। तो करना क्या है, एक्सेस डिमांड का केवल फिस्कल वाला पार्ट पढ़ना है, मॉनेटरी वाला पार्ट अभी नहीं पढ़ाया। एक्सेस डिमांड उसके केवल फिजिकल वाले 4 पार्ट पढ़ने हैं, मॉनेटरी वाले पढ़ेंगे बाद में। जब आप ये पढ़ लोगे तो उसके बाद जो आपके नोट्स में एक टॉपिक आएगा, अब देखो ये आ गया मेजर्स टू करेक्ट प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। अब क्या आ गया, डेफिशिएंट डिमांड। नोट्स में क्या आएगा बच्चों आपके, डेफिशिएंट, अब नीचे आ भाई डेफिशिएंट डिमांड। अब अगेन क्या आ गया, फिस्कल पॉलिसी। अब जो लिखे हैं मैंने 4 मेजर, ये किसके है, ये है डेफिशिएंट फिस्कल पॉलिसी के 4 मेजर लिखा है ना। गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ाएंगे, टैक्सेशन कम करेंगे, पब्लिक बोरिंग कम करेंगे, डेफिसिट फाइनेंसिंग बढ़ाएंगे, फिर ये पढ़ने हैं। तो नोट्स को ध्यान से पढ़ना। फिस्कल पॉलिसी मैंने पूरी कर दी, एक्सेस डिमांड के 4 पढ़ लिए, डेफिशिएंट डिमांड के 4 पढ़ लिए। इन चारों को अच्छे से आप लोग याद कर लो और अलग अलग याद करना है। एक्सेस के 4 अलग,
डेफिशिएंट के 4 अलग, बिकॉज एग्जाम में अलग अलग पूछते हैं, या तो क्या आएगा एक्सेस या क्या आएगा डेफिशिएंट, ठीक है। और इसमें क्या आएगा इसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी, ये अभी आपको नहीं पढ़ाया, ठीक है। तो याद रखना, एक तो पेज नंबर 5 पढ़ना है और बच्चों एक आपको पेज नंबर 9 पढ़ना है, ठीक है। नोट्स का पेज नंबर 5 और पेज नंबर 9 लिख रहा हूं मैं, ठीक है ना। आपके पास जो नोट्स इंग्लिश मीडियम में है, तो नोट्स का जो पार्ट आपका कौन सा है, पार्ट सी, तो पार्ट सी का जो पेज नंबर 5 है, अपना देखना कैसे है, और पार्ट सी का जो पेज नंबर 9 है, तो पार्ट सी का पेज नंबर 5 और पेज नंबर 9 आप लोग पढ़ के आएंगे, जितना मैंने पढ़ाया सारा वही लिखा है, ठीक है भाई। तो आज की क्लास के लिए बच्चों इतना काफी है। मैं रीडिंग नहीं करवा पाया, बिकॉज रीडिंग करवाऊंगा तो बहुत सारा टाइम हो जाएगा वेस्ट। मैंने आपको इतना सही तरीके से एक्सप्लेन कर दिया कि आप अपने आप भी रीडिंग कर सकते हो। कुछ पूछना हो तो मुझसे पूछ लेना। एंड अगेन बोल रहा हूँ, रीडिंग मुझे करवाने की नीड नहीं है, रीडिंग आप अपने आप करो, आसानी से आप लोग कर देखो। मेरे पास पीपीटी में मटेरियल है रीडिंग करवाने का, फिस्कल पॉलिसी, उसके मेजर, ठीक है, रिड्यूसिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग, डिक्रीजिंग टैक्सेशन, इंक्रीज पब्लिक बोरिंग, डिक्रीज डेफिसिट फाइनेंसिंग, वो हो गया किसका, एक्सेस डिमांड का। क्या आ गया, डेफिसिट डिमांड का। अगेन से 4 रहे, एक ये रहा, 2 ये। मेरे पास रीडिंग करवाने का मटेरियल है, लेकिन रीडिंग आप अपने आप करोगे। अगेन बोल रहा हूं, रीडिंग करनी कैसे है, एक्सेस डिमांड के 4 अलग, डेफिसिट डिमांड के 4 अलग, नोट्स में ढूंढो मिल जाएगा। पेज नंबर, पार्ट सी का पेज नंबर 5 और पेज नंबर 9। फिस्कल पॉलिसी मेरी ओर से पूरी खत्म। फिस्कल पॉलिसी में कुछ नहीं पढ़ना, अब अगली क्लास से सीधे पढ़ेंगे मॉनेटरी पॉलिसी। जो फिस्कल पॉलिसी है ना, ये कहां गई, ये फिस्कल पॉलिसी मैंने पूरी की पूरी पढ़ा दी, कट जा, ये पूरी पढ़ ली, एक्सेस के लिए पढ़ ली और डेफिशिएंट के लिए भी पढ़ ली। अब पढ़ेंगे अगली क्लास में हम लोग अपनी मॉनेटरी पॉलिसी, एक्सेस के लिए अलग और डेफिशिएंट के लिए अलग, ठीक है। तो बेटा आज की क्लास को यहीं पर करते समाप्त, यहां पर क्लास हमारी होती है खत्म। बेटा मिलते हैं अगली क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में, और जब तक मैं ना मिलूं दुआओं में याद रखना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।